बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैम्पल डिज़ाइन क्या है, सैम्पल सर्वे क्या है और सैम्पलिंग फ्रेम क्या है। अब ये तो आपको पता चल रहा है। देखिए, डिज़ाइन मीन प्लान होता है, ठीक है। सर्वे आपने क्या करना है कि जो आप अपना सर्वे करोगे फॉर द सैम्पलिंग के लिए तो वो आपका सैम्पल सर्वे आ जाएगा। सैम्पलिंग फ्रेम क्या है, फ्रेम हमारे पास ओवरऑल ऑल लिस्ट होती है। ओवरऑल लिस्ट जो है उसको हम सैम्पलिंग फ्रेम कह रहे होते हैं। अब मैं आपको प्रॉपरली बता देती हूँ कि ये हैं क्या। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता रहे हैं सैम्पल डिज़ाइन। अ सैम्पल डिज़ाइन डेफिनेशन स्टैटिस्टिकल प्लान कंसर्न विद ऑल principal steps taken in the selection of the sample and estimation procedures। तो ये हमारे पास क्या है, sample design is a statistical plan with all principal steps taken in the selection of sample and estimate procedure। तो ये हमारे पास आ जाता है स्टैटिस्टिक सैम्पल डिज़ाइन। सैम्पल डिज़ाइन बेसिकली हमारे पास क्या है, सैम्पल डिज़ाइन इज़ डिफाइंड स्टैटिस्टिकल प्लान कंसर्न विद ऑल द प्रिंसिपल स्टेप्स टेकन इन द सिलेक्शन ऑफ अ सैम्पल एंड एस्टिमेशन प्रोसीजर। कि हम ये एक प्लान है, स्टैटिस्टिकल प्लान है सैम्पल डिज़ाइन, जिसमें हम क्या करते हैं कि वो तमाम स्टेप्स लेते हैं सिलेक्ट करने के लिए फॉर द सैम्पल को और एस्टिमेट करते हैं उस प्रोसीजर्स को। क्योंकि एक प्लान है ना, प्लानिंग के हिसाब से चाह रहे हैं कि जितने भी स्टेप्स हम लेंगे सैम्पल को सिलेक्ट करने के लिए उन तमाम का जो प्रोसीजर है उसको एस्टिमेट करेगा सैम्पल डिज़ाइन। इसी तरह सैम्पल सर्वे हमारे पास क्या है, दीज स्टेप्स आर फार्मुलेटेड इन एडवांस कंडक्टिंग द सैम्पल। द टर्म सर्वे has been defined collecting information to meet a defined need when a survey is carried out by the sampling। जब हमारे पास कोई भी सर्वे, when the survey is carried out by a sampling is called a sampling survey। जो भी सर्वे हम कर रहे हैं फॉर सेलेक्टिंग द सैम्पलिंग, और सैम्पलिंग हमारे पास क्या था, द प्रोसेस इन विच वी सेलेक्टिंग द सैम्पल्स, हम जिनमें से सैम्पल को सिलेक्ट करते हैं वो प्रोसेस जो हमारे पास है सैम्पलिंग है। तो हम क्या कहते हैं कि जो सैम्पल सर्वे हमारे पास है कि सर्वे अगर हमने कैरिड आउट की है बाय द सैम्पलिंग मेथड के लिए तो दैट इज कॉल्ड द सैम्पल सर्वे। When a survey is carried out by the sampling method is called a sample survey। The main steps in the sample survey हमारे पास क्या हैं। अब मेन स्टेप्स क्या हैं इस सर्वे के। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी स्टूडेंट आपके पास सर्वे किया, कोई भी अगर आप सर्वे कर रहे हो एज रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल है या कोई भी फील्ड से है, तो आपको उसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वे जो है वो क्लियर होना चाहिए कि हम किस वजह से इसको कर रहे हैं। फिर हमें क्या है कि डिफाइन द पॉपुलेशन वी विश टू स्टडी एज क्लियरली एज पॉसिबल। तो पॉपुलेशन जो है वो हमें क्लियरली जो है डिफाइन करना होगी इन द सर्वे। कि जो आप सैम्पलिंग सर्वे कर रहे हो, सैम्पल सर्वे, एक तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव पता हो कि सर्वे का ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर पॉपुलेशन आपको पता होनी चाहिए क्लियरली कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। पॉपुलेशन हमारे पास क्या होती है, द एग्रीगेट ऑफ ऑल द थिंग्स इन विच अवर पर्सनल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन। तो हमें आपको अपनी पॉपुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपको कंस्ट्रक्ट द सैम्पलिंग फ्रेम बाय क्लियरली डिफाइनिंग द सैम्पलिंग यूनिट्स। हमें सैम्पलिंग फ्रेम के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, सैम्पलिंग फ्रेम जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हो इसका मतलब होता है कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स, तमाम यूनिट्स की जो लिस्ट आ रही है। ये अब ये एक फ्रेम है, ठीक है। इसमें जितने भी यूनिट्स आ रहे हैं उन तमाम की लिस्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड द सैम्पलिंग फ्रेम है। ये हमारे पास क्या है, सैम्पलिंग फ्रेम। इसमें तमाम ओवरऑल लिस्ट जो है वो आ जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर हमारे पास क्या है कि हमने चूज़ एन अप्रोप्रिएट सैम्पल डिज़ाइन एंड प्रॉपर सैम्पल साइज़। आपको फिर चूज़ करना है सैम्पल डिज़ाइन, और सैम्पल डिज़ाइन आपके पास क्या है,
सैम्पल डिज़ाइन इज़ अ स्टैटिस्टिकल प्लान है जिसमें हमने तमाम स्टेप्स जो हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ सैम्पल्स के लिए एंड प्रोसीजर एस्टिमेट करने के लिए लेने होते हैं। तो आपको सैम्पल डिज़ाइन क्लियरली होना चाहिए। फिर ऑर्गेनाइज अ रिलायबल फील्ड वर्क टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। फिर आपने क्या करनी है, ऑर्गेनाइज करनी है अपनी फील्ड को, ऑर्गेनाइज्ड अ रिलायबल फील्ड कि जिसमें आप वर्क टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे, जिस पे आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे पता हो। फिर समराइज्ड एंड एनालाइज द डेटा। फिर आपने क्या करना है, लास्ट वन समराइज्ड, उसको समरी बनानी है, समराइज्ड एंड एनालाइज द डेटा। फिर उसी डेटा को हमने एनालाइज करना है फॉर योर सैम्पलिंग सर्वे। अब सैम्पलिंग सर्वे के जो आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो स्टेप्स हैं जो आप लेते हो सैम्पल सर्वे करने के लिए, तो आपके पास क्या आ जाते हैं कि सैम्पल सर्वे जो है, कोई भी सर्वे अगर आप कैरिड आउट कर रहे हो बाय द सैम्पलिंग, ठीक है, सर्वे इज कैरिड आउट बाय सैम्पलिंग इज कॉल्ड अ सैम्पल सर्वे, कि वो आपके पास क्या हो जाएगा, सैम्पल सर्वे हो जाएगा, जिसमें आप प्रोसेस यूज़ कर रहे हो सर्वे में सैम्पलिंग का। और सैम्पलिंग हमारे पास क्या है कि आप पॉपुलेशन में से जितने भी प्रोसेस जो है सिलेक्ट करने का, सैम्पल को सिलेक्ट करने का प्रोसेस जो है वो हमारे पास सैम्पलिंग होता है। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, जब भी आप सर्वे कर रहे हो तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। फिर आपको अपनी पॉपुलेशन क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए कि आपको किस करेक्टरिस्टिक्स में इंटरेस्टेड हो, क्यों, या आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस पॉपुलेशन को लेके चाह रहे हो। फिर सैम्पलिंग फ्रेम क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है कि ईच एंड एवरी लिस्ट ऑफ द सैम्पलिंग यूनिट्स आपको पता होना चाहिए। फिर चूज़ सैम्पल डिज़ाइन, जो प्लान है, प्लान बनाना जो है स्टैटिस्टिकल में, वो तो आपके पास मस्ट नेसेसरी है, ठीक है। तो आपने एक चूज़ करना है बेस्ट सैम्पल डिज़ाइन को। फिर ऑर्गेनाइज करना ही है एक रिलायबल फील्ड जिसके ज़रिए आपको जो आपका रिजल्ट है वो ऑब्टेन हो सके, और फिर उसी जो आपका रिजल्ट ऑब्टेन होगा उसको हमने समराइज्ड करना है और एनालाइज द डेटा करना है। इसी तरह सैम्पलिंग फ्रेम आपके पास क्या है कि सैम्पलिंग फ्रेम इज़ अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ द मैप दैट कंटेन्स एन सैम्पलिंग यूनिट्स इन द पॉपुलेशन, अ कंप्लीट लिस्ट of names of all the student in the government college इज़ द सैम्पलिंग फ्रेम। अगर आप ले रहे हो कि फुल लिस्ट ले रहे हो फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स की, तो दैट इज़ द सैम्पलिंग फ्रेम। उन तमाम लिस्ट में जो शामिल होंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सैम्पलिंग फ्रेम में आ जाएगा। और गुड फ्रेम हमारे पास क्या होता है कि वो कभी भी इनएक्यूरेट सैम्पलिंग यूनिट्स पे नहीं कंप्लीट होता, बल्कि वो एक्यूरेट सैम्पलिंग यूनिट्स पे कंसर्न होगा। फिर क्या होगा कि उसके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो बी कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव होगी, शुड कंटेन ऑल द यूनिट्स होगा एंड कवर द होल पॉपुलेशन। और वो सैम्पलिंग फ्रेम जो है वो आपके पास क्या करेगा, फुल पॉपुलेशन को कवर करेगा, आपकी फुल पॉपुलेशन को एक्यूरेट यूनिट्स लेगा। सैम्पलिंग यूनिट्स है उसमें आपके पास इनएक्यूरेट यूनिट्स नहीं आएंगे फॉर द गुड सैम्पलिंग फ्रेम के लिए। फिर क्या होगा, बी फ्री फ्रॉम द एरर्स होगा, एरर्स और डिप्लीकेशन ऑफ सैम्पलिंग, जो आपके पास एरर्स आ जाते हैं उनसे आपके पास जो सैम्पलिंग गुड सैम्पलिंग फ्रेम है वो क्या होगा, फ्री होगा। फिर हमारे पास क्या होगा, बी एज अप टू डेट एज पॉसिबल एज टू टाइम यूज़। हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, नॉट यूज़ द ओल्ड इन्फॉर्मेशन, बल्कि आपके पास अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए फॉर द सैम्पलिंग फ्रेम के लिए। तो ये तो हमारे पास टॉपिक डिस्कस हो गए हैं 3। इंशाल्लाह कल हम प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को भी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या होते हैं, आगे फर्दर कितनी अक़साम में डिवाइड हो रहे होते हैं। इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि या आपको किसी टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, या अगर आपको इसी टॉपिक में जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आपको अगेन समझाऊंगी, अगेन उस पर वीडियो बना के दूंगी। आई होप स्टूडेंट आपको पसंद आया होगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली एक एग्ज़ाम्पल है जो कि हमारे पास पॉपुलेशन गिवन है और विदाउट रिप्लेसमेंट की आपके पास एग्जांपल है। मैंने क्वेश्चन इस साइड पे लिख दिए और ये मैंने पॉपुलेशन लिख दी है जो आपको गिवन है। अब मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमसे क्या रिक्वायरमेंट अगर की जाए तो पेपर में आपने ऐसे सॉल्व करना है। Assume that a population consists of 7 similar containers having the following weights किलोमीटर्स। ठीक है, ये weights given है, 7 weights आपके given है, 9.8, 10.2, 10.4, 9.8, 10, 10.2, 9.6, that are the 7 weights 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
अब हमने फर्स्ट कहते हैं फाइंड करने हैं म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपली आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आप पहले पार्ट 1 में पढ़ चुके हो कि आपने म्यू कैसे फाइंड करना है और सिग्मा कैसे फाइंड करना है। सेकेंडली आपको कहते हैं कि ड्रॉ रैंडम सैम्पल्स ऑफ 2 कंटेनर्स विदाउट रिप्लेसमेंट, कैलकुलेट द मीन वेट। अच्छा, विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट क्या है? विद रिप्लेसमेंट मैं साथ मेथड भी आपको बताऊंगी। विद रिप्लेसमेंट वैसे बेसिकली अगर एक बैग है, आप बॉल्स निकाल रहे हो और वही बॉल आप दोबारा उसमें प्लेस करते जा रहे हो, तो वो विद रिप्लेसमेंट है, वही दोबारा चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। बट विदाउट रिप्लेसमेंट में आपने जो चीज़ बैग से निकाल ली है बॉल्स, वो आप दोबारा रिप्लेस नहीं कर सकते हो, तो वो आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट हो जाता है। उसका मेथड क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। देन नेक्स्ट हम विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन भी करेंगे कि विद रिप्लेसमेंट में आप कैसे करते हो। फिर आपने कैलकुलेट करना है मीन वेट एक्स बार। फिर आपने एक्स बार का मीन वेट फाइंड करना है, जो कि मैंने लिखा है सैम्पल मीन वेट आपने फाइंड करना है। फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, तो हमने ये भी फाइंड करना है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, पहले तो हम देखेंगे कि हमारे सैम्पल्स क्या बनेंगे क्या नहीं। ये जो क्वेश्चन हैं ये मैं आपको साथ ही साथ करा दूंगी, लेकिन पहले मैं आपको सैम्पल्स बनाना सिखाती हूँ, क्योंकि ये आप पार्ट 1 में भी कर चुके हैं, इस वजह से मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी। अच्छा स्टूडेंट, आपने विदाउट रिप्लेसमेंट है तो आपके पास क्या है कि 7 अगर कंटेनर है और आपने 2 कंटेनर को सिलेक्ट करना है, तो ये टोटल जो सैम्पल स्पेस बनेंगे 21। तो मुझे ये जो पता चला है कि मैंने कितने मैंने बनाने हैं सैम्पल कम्बिनेशन जो मेरे पास बनेंगे वो कितने बनेंगे, तो वो मुझे इस तरीके से पता चलेगा। विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए मैं कर रही हूँ, ठीक है। और इसमें मैंने क्या लिखा है 7 टोटल है एंड 2 उन्होंने कहा था 2 कंटेनर आपने विदाउट रिप्लेसमेंट सेलेक्ट करनी है, तो वो हमारे पास 21 है। तो ये मैंने लिख दी, नंबरिंग लिख दी है। मेरे पास जो सैम्पल कम्बिनेशन जो बनेंगे वो मेरे पास 21 बनेंगे। वो क्या है 1 2 3 4 5 6, ये मैंने सो ऑन जो नंबरिंग किया 21 तक नंबरिंग कर ली। अब स्टूडेंट, इसका मेथड क्या है? देखिए, वैसे आपके पास ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है ये मेथड कि आपने कैसे सॉल्व करना है। तो मैं इसका आपको इजी सा मेथड बताती हूँ कि आपने क्या करना है कि जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू है 9.8, ठीक है, उसको आपने लिखना है, ठीक है। हमने एक वैल्यू को निकाल देना है, ठीक है, 7 है ना, एक निकालेंगे 6 रह जाएंगी, तो आप इसको लिखें 6 टाइम 9.8 9.8 9.8 9.8, आपने 6 टाइम इसको ऐसे लिख डालना है, ठीक है। 7 है ना, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, दोबारा हम उस बॉल को रिप्लेस नहीं करेंगे, उस वेट को रिप्लेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 10.2। अब देखिए हमारे पास पहले हमने 6 टाइम किया, अब हमारे पास 6 वाला नंबर भी निकल गया। अब हमारे पास कितने रह गए 5, तो 10.2 को आप 5 टाइम लिखें। 10.2 ये 5 टाइम अब आपने लिखना है, एक एक डिजिट कम करते जाना है। ये मैंने 5 टाइम लिख दिया। अब आपके पास क्या होगा कि हमने 5 के बाद कितने डिजिट आते हैं, अगर एक और निकाल दो तो आपके पास रह जाएंगे 4 डिजिट, तो आपने 10.4 को 4 टाइम लिखना है। 10.4 10.4 10.4 10.4, ये हमने कितनी बार लिख दिया है 4 टाइम लिख दिया। अब हमने 3 टाइम लिखना है नेक्स्ट वैल्यूज़ को, क्योंकि उसको हमने निकाल दिया। तो 9.8 है, तो ये 3 टाइम मैं लिख रही हूँ 9.8 9.8 एंड 9.8। फिर मेरे पास नेक्स्ट क्या है, अब मैंने 2 टाइम लिखना है क्योंकि मेरे पास 10 है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10.0 10.0, ठीक है। नेक्स्ट अगर फिर मैं इसको भी निकाल दूँ तो मुझे 1 टाइम लिखना है, वो है 10.2। तो ये तो मेरे पास एक साइड वाले जो सैम्पल कम्बिनेशन मैंने बनाने थे x1 के, x1 एंड x2 के, वो मैंने बना लिए x1 के लिए। अब x2 के लिए स्टूडेंट आपने क्या करना है कि हमने देखें हम पढ़े हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, कि जो बॉल हमने निकाल दी उसको, जो वेट हमने निकाल दी उसको दोबारा रिप्लेस नहीं करना। पहले वाले को अगर मैं निकाल दूं तो नेक्स्ट मेरे पास क्या है 10.2 आ जाता है, फिर 10.4 आ जाएगा, 9.8 आ जाएगा, 10.0 आ जाएगा, 10.2 आ जाएगा एंड 9.6 आ गया। इसी तरह अब मैंने निकाल दिया है 10.2 को, ठीक है, अब मैंने 10.2 को निकाल दिया। नेक्स्ट मैं क्या लिखूँगी 10.4 9.8 10.0 10.2 9.6 9.6 आ गया मेरे पास, ठीक है, लास्ट वन। अब फिर मैंने क्या किया, अब मैंने 2 डिजिट्स निकाल दिए। जब 2 डिजिट्स निकाल दूँगी तो मेरे पास क्या रह जाएगा, मेरे पास आ जाएगा जी 9.8, फिर 10.0 यही आ रहा है, फिर 10.2 एंड 9.6।
फिर मैंने क्या करना है, थर्ड वाले को भी निकाल देना। अब मेरे पास क्या रह जाएगा 10.0, 10.2 एंड 9.6। फिर मैंने नेक्स्ट वाले को निकाल दिया। अब मेरे पास क्या रह गया 10.2 एंड 9.6। देन इसको भी निकाल दूँ तो मेरे पास क्या रहेगा 9.6। ऐसे सैम्पल बने। ये मैं अगेन आपको मेथड बताती हूँ कि आपने इसको कैसे सॉल्व किया है। देखिए स्टूडेंट, आपके पास क्या थे कि आपने सैम्पल पॉइंट फाइंड करने थे कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो आपने किया 7 2 = 21। वो तो आपको निकालने आगे विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए। अब विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है कि अगर आपने एक वैल्यू पुट कर दी है, आपने उसे दोबारा रिप्लेस नहीं करना है, दोबारा डालना नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रही थी कि अगर एक बैग है उसमें बॉल्स हैं, आपने एक बॉल निकाली है वाइट वाली, आप उस वाइट वाली बॉल को दोबारा उन बॉल्स में मिक्स नहीं करोगे, ठीक है। आप उसको बाहर ही रहने दोगे, उसको ड्रॉ कर दोगे, निकाल दोगे, ड्रॉप कर दोगे। इसी तरह आपके जो ये वेट्स गिवन थे, किलोमीटर्स में गिवन थे, आपने क्या किया इनमें कि आपको 9.8 लिया, तो एक वैल्यू हमने निकाल दी तो 6 टाइम इसको लिखा। फिर नेक्स्ट वैल्यू को हमने 5 टाइम लिखा, फिर उससे नेक्स्ट वैल्यू को 4 टाइम लिखा, उससे नेक्स्ट वैल्यू को 3 टाइम लिखा, फिर 2 टाइम और 1 टाइम आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपके पास एक्स सिंबल कम्बिनेशन जो आप सेकंड का बनाते हो, वो आपके पास क्या होता है कि आपने एक डिजिट को निकाल दिया, बाकी को लिख दो। 10.2, 10.4 ये सारे हमने लिख दिए। फिर नेक्स्ट को निकाल के फिर अगलों को लिख दो। फिर इसको निकालोगे, ड्रॉप कर दोगे तो अगले लिखोगे, इसको ड्रॉप करोगे तो नेक्स्ट लिखोगे, इसको ड्रॉप करोगे तो नेक्स्ट आ जाएंगे, इसको ड्रॉप करोगे तो ये आ जाएंगे। इस तरीके से हमने ये सैम्पल पॉइंट जो है लिख दिए। इसमें आपके क्या है कि जो आपने पहला डिजिट निकाल दिया है, वेट निकाल दिया, वो आप दोबारा रिप्लेस नहीं करोगे। तो ये हमारे पास होता है विदाउट रिप्लेसमेंट के जो आप कम्बिनेशन बना रहे होते हो, सैम्पल कम्बिनेशन, वो आ जाते हैं। अच्छा, सैम्पल मीन वेट, उन्होंने कहा था कि आपने फाइंड करना है, कैलकुलेट मीन वेट एक्स बार, ठीक है। तो मीन वेट एक्स बार आप जो फाइंड करते हो, इन दोनों को मीन हम कैसे फाइंड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी बार आपकी होती है। देखो इन दोनों को हमने प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो जो आपके पास आंसर आता जाएगा वो मैं लिख देती हूँ, वो आएगा 10.0। इसी तरह नेक्स्ट आएगा 10.1, 9.8, देन 9.9, 10.0। आपने कैलकुलेटर लेके सॉल्व करना है, दो वैल्यूज़ को प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो आपके पास ये जो आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है मीन, ये आपके पास गिवन हो जाएगा। मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आप लोग फिर खुद कैलकुलेट करें। और इसको ये जब तक स्टूडेंट आप 4 से 5 मरतबा मुख्तलिफ सैम्पल्स लेके सैम्पल पॉइंट विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे, आपको नहीं समझ आएगी। विद रिप्लेसमेंट ज़्यादा इजी है, विदाउट रिप्लेसमेंट में ज़रा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वजह से आपने अच्छे तरीके से इसको फोकस करके जो है बनाना है और इसके लिए आपने ट्राई करना है, वर्क करना है। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारे पास आगे सैम्पल मीन। अब देखें जो अब नेक्स्ट हमारे पास काम आ जाता है। अब उन्होंने कहा है कि फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। अच्छा, ये चीज़ बहुत आ रही होती है एग्जाम्स में कि हमने फाइंड करना है मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। अब मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना तो बड़ा आसान है, बट फॉर द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार वो मुश्किल है। एक्स बार हमारे पास क्या था, मीन वेट एक्स बार है, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, इसमें सबसे हमने वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, फिर उनकी प्रोबेबिलिटीज़ लेंगे, फ्रीक्वेंसीज़ लेंगे कि कितनी बार इस डेटा में अकर हुई हैं। देखिए वो हमारे पास 9.7 है, 9.8, 9.9, 10, 10.1, ये नहीं से लिए। इसकी जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है ना, वो हमारे पास ये थी, ठीक है। उससे फिर नेक्स्ट क्या थी, 9.8 थी, फिर 9.9 हमारे पास आ जाता है, 10 आ जाता है टोटल, फिर 10.1 आ जाता है, 10.2 आ जाता है, 10.3 आ जाता है। ये टोटल वैल्यूज़ हैं जो कि बार बार रिपीट हो रही हैं। अब प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती हैं या फ्रीक्वेंसीज़ क्या होती हैं कि 9.7 आपके पास डेटा में कितनी बार अकर हुआ है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कितनी बार। एक बार तो ये अकर हुआ है, सेकेंड आप यहाँ से चेक करो, ये सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम हुआ, नहीं हुआ। आपके पास जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो आपके पास आएगी 2/21। इसी तरह 9.8 आपके पास कितनी बार अकर हुआ वो आप देखें। एक तो ये आपके पास 9.8 का एक ये है, इसके अलावा आप देख लें कहीं भी 9.8 अकर नहीं हुआ तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 2/21 है। इसी तरह नेक्स्ट आपने सारे चेक करने हैं, तो इसकी 4/21 आ जाएगा, यहाँ 5/21 आ जाएगा, 4/21 आ जाएगा, 2/21 एंड
2/21। अब इसे जब ऐड करोगे तो 21/21 इज इक्वल्स टू 1। और हमने जो पार्ट 1 में पढ़ा था कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ हैं या फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो हमारे पास 1 की इक्वल आती हैं, तो वो चीज़ जो है प्रूफ हो गया, ठीक हो गया। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट, हमने फाइंड करना है मीन। मीन आपके पास क्या होता है, एक्स बार एंड फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं। ठीक है, कि एक्स बार एक्स या फ्रीक्वेंसीज़ को मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी करते हो, तो आपके पास मीन आ जाते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती जाती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 19.4 डिवाइडेड बाई 21। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा 19.621, देन 39.6 एंड 21, 50.021, देन हमारे पास क्या आ जाएगा 40.421, 20.421 एंड देन नेक्स्ट 20.6 एंड 21। तो टोटल जो मेरे पास सम आ जाएगा वो 10.0 आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है स्टूडेंट कि मेरे पास जो मुझे गिवन है वो अगर मैंने मीन फाइंड करना है, ये मैं अब सैम्पलिंग रिमूव कर रही हूँ क्योंकि आपको समझ आ गया, तो मैं आपको साथ साथ समझाऊँ कि हमने यहाँ से क्या वर्क करना है और कैसे हमने इसको डिस्क्राइब करना है। अच्छा स्टूडेंट, हमने मीन तो फाइंड कर लेंगे कि हमारे पास जी मीन आ गया है समेशन ऑफ एक्स बार एंड एफ एक्स बार। आपके पास यही होता तो वो हमारे पास क्या था 10.0 kg आ गया। ठीक है, अब आपने फाइंड करना है म्यू। ठीक है, कि म्यू बार हमारे पास क्या है। जब हम म्यू बार में से माइनस करोगे एक्स बार को, ठीक है, आपके पास जो म्यू बार है उसमें से आप माइनस कर रहे हो एक्स बार को, तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास आएंगी -0.3, -0.2, और ये आप फाइंड करने के लिए कर रहे हो फॉर द वेरिएंस के लिए 0.1, 0.2, 0.3। इसी तरह आपने इसका स्क्वायर लेते जाना है 0.09, 0.04, 0.01, 0.01, 0.04, 0.09 एंड फिर आपने स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को और फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी 0.1821, 0.0821, 0, ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन की हुई है स्टूडेंट, आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है और फिर देखना है कि इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास जो इक्वल आएगा वो आएगा 0.6 एंड 21 तमाम कैलकुलेशन करने के बाद। तो हमारे पास जो सिग्मा उन्होंने कहा है आपने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डिवीएशन, उसका फार्मूला आपके पास होगा जी समेशन ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार एफ एक्स। अब ये चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली है, यहाँ हमारे पास गिवन है। जब आप इसको सम करोगे, इसका आंसर लोगे, तो आपके पास क्या चीज़ आएगी 0.6 एंड डिवाइडेड बाय 21, तो वो आपके पास आ जाएगा 0.17 kg। तो ये आपके पास हो जाता है सॉल्व। जहाँ आपसे पूछा गया कि फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, जो आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन वेट फाइंड किया था वहीं से आपने ली हैं। अपनी प्रोबेबिलिटीज़ भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जितनी बार वो अकर हो रहा है टैली की तरह, जिन्हें टैली मार्क्स हम करते थे, तो उतनी बार आपने उसकी प्रोबेबिलिटीज़ लिख देनी है। मीन फाइंड करने का फार्मूला इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना, और आपके पास जो वेरिएंस फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डिवीएशन फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डिवीएशन के ऊपर अंडर रूट होता है पॉजिटिव, तो आपने इस तरीके से फाइंड करना है। तो ये चीज़ वैल्यू हमने लेके सिंपली इसको सॉल्व कर लिया। तो ये क्वेश्चन तो स्टूडेंट आपके पास था कि सिंपल विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए, कि अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसे कैसे सॉल्व करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी कि विद रिप्लेसमेंट हमने अगर सॉल्व करना पड़ जाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने सैम्पल कम्बिनेशन अपने कैसे बनानी है विद रिप्लेसमेंट के लिए, और उसमें अगर हमें मीन और स्टैंडर्ड डिवीएशन फाइंड करना पड़ जाए तो उसमें हम क्या करेंगे वो भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगी। और फिर मैं FPC जो है आपके पास फैक्टर करेक्शन जो आपके पास आ जाता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। आपने ये सैम्पल कम्बिनेशन जो है ये बार बार ट्राई करने हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक एग्जांपल पे ही है, बट वो कंपैरिजन हम करेंगे कि विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर आपको एक ही क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपने जी ये फाइंड करना है विद रिप्लेसमेंट के साथ, विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ, तो आपने तब कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन है
जैसे मैंने कुछ वैल्यूज़ यहाँ लिख दिए, मैं साथ साथ क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप उस चीज़ को नोट आउट कर लें। द वेट्स ऑफ 1500 बॉल्स बेरिंग आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन आपको क्वेश्चन में गिवन है वो, एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको गिवन है। इफ़ 300 रैंडम सैम्पल साइज ऑफ 36 आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन, स्मॉल एंड 36 आपको गिवन है। डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। अब आपने एक्सपेक्टेड मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का ही फाइंड करना है, बट इफ़ द सैम्पलिंग इज़ डन विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है। आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है, बट आपने अगर आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विद रिप्लेसमेंट है तो आपने कैसे फाइंड करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो आपने कैसे फाइंड करना है, वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास डिफरेंस कहाँ आ जाता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ये सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हो रहा है, एंड यहाँ मेरे पास क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब मैं फार्मूला दोनों की लिखती हूँ कि आपको डिफरेंस पता चले कि हमारे पास फार्मूला क्या है, ठीक है। तो मीन जो होता है वो आपके पास सेम ही होता है जो आपको गिवन है, और वो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, 22.40 ही गिवन है। इधर भी मैं मीन सेम ही लिख रही हूँ कि आपके पास जो मीन ऑफ द सैम्पलिंग एंड म्यू गिवन होता है वो आपके पास सेम ही होता है। बाकी जो फार्मूला है विद रिप्लेसमेंट के लिए वो आपके पास आ जाता है दिस वन, उसमें आपके पास करेक्शन फैक्टर जो है वो नहीं ऐड होता, ठीक है। जब आपके पास करेक्शन फैक्टर नहीं ऐड होता तो फिर आप क्या करते हो, वो चीज़ भी मैं अभी आपको बताती हूँ। अब विदाउट रिप्लेसमेंट में आपके पास क्या चीज़ एक्स्ट्रा आ जाती है, आपको ये जो करेक्शन फैक्टर है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ये मैं लिख देती हूँ -1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आगे है, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए आगे। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं कि हमारे पास ये डिफरेंस है मेन जो कि हम ले रहे हैं फॉर आवर विद रिप्लेसमेंट के लिए एंड विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए फार्मूला सेम है, सिर्फ आपके पास चेंजिंग जो है वो यहाँ आ रही है। अच्छा, इसके लिए भी एक रूल अप्लाई करना पड़ता है। आपने जब इसे सॉल्व करना है तो आपके पास कुछ रूल होगा। अगर आपके पास ये कंडीशन फुलफिल होती है, अगर जो आप वैल्यूज़ ले रहे हो, ठीक है, कि जिन्हें ग्रेटर एन हमारे पास 1500 है या आपके पास n है, अगर ये हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इट्स मीन कि जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो आपको क्या कर रही हैं, आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको ट्रू आंसर दे रही हैं, आपके पास सही आंसर आ रहा है। मतलब अगर n स्मॉल ही रहे और आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू ग्रेटर आ जाती है तो फिर आप उस चीज़ को ड्रॉप कर दोगे, फिर आप ये चीज़ ड्रॉप कर दोगे, ठीक है, ये रूल है। बट अगर वो चीज़ नहीं आ रही, मतलब अगर आप ये रूल जो है फॉलो नहीं कर रहा, इसको फुलफिल नहीं कर रही है, देन आप इस चीज़ को लिखोगे और आपने सॉल्व करनी है। अच्छा स्टूडेंट, मेरे पास अब जब मैं सॉल्व करती हूँ इसको, तो मैं सॉल्व करते हुए मेरे पास सिग्मा भी गिवन है, म्यू भी गिवन है, मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बाहर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अगर इसी चीज़ को ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए सिग्मा मेरे पास गिवन है क्या है, 0.048 है डिवाइडेड बाय √n। n मेरे पास क्या है, 36 है, सिंपल मैंने लिख दिया 6, ठीक है, 0.048 एंड 6। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 0.008। इसी तरह अब आपने ये देखना है कि ये फैक्टर क्या हम इसे ड्रॉप करेंगे या रखेंगे, ठीक है। आपके पास देखिए स्मॉलेस्ट n जो है वो 36 है, ठीक है। फिर आपके पास जो लार्जर n है वो हमारे पास क्या है, 1500 है, एंड मल्टीप्लाई बाय 0.05। जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हो ना तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आपके पास आएगा 75। इट्स मीन ये तो ट्रू रूल को फॉलो कर रही है ना, ये तो सही आ रहा है आंसर कि 36 वाकई लेस देन है 75 के। तो हमारे पास क्या आ जाता है कि since the sample size n is equals to 36 is less than 5% of the population size n is equals to 1500, therefore according to generally accepted rule for the use of FP
सी द फैक्टर इज़ ड्रॉप्ड, देन हम इस फैक्टर को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। ये फैक्टर हमारे पास अब क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि ये रूल जो है फुलफिल कर रहा है। आपने जब भी ये फैक्टर लगाने हैं, क्योंकि विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट में यही फ़र्क है कि ये फैक्टर आ रहा होता है, बट ये फैक्टर कहाँ लगेगा पहले आपने ये चीज़ चेक करनी है। अगर आपको ये ट्रू आ रहा है जैसे कि ये आया, तो फिर आपको रिक्वायर नहीं है, फिर आप उस चीज़ को ड्रॉप कर दोगे। बट अगर 75 यहाँ आ जाता और 36 यहाँ आ जाता, फिर आपने ये फैक्टर जो है यूज़ करना था। आगे मैं एग्जाम्पल कराऊंगी जिसमें ये फैक्टर यूज़ हो रहा होगा। अब इसमें तो आपने सिंपल क्या करना है कि सेम वही चीज़ लिखनी है, 0.048 एंड डिवाइडेड बाय 36। तो आंसर आपके पास दोनों साइड से क्या हो जाएंगे, इक्वल आएंगे। इट्स मीन ये दोनों अब क्या है, इक्वल हैं, क्योंकि हमने वो फैक्टर को ड्रॉप कर दिया है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज़ नॉर्मल बिकॉज पॉपुलेशन सैम्पल इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपसे कहते हैं कि आपके पास जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है उसमें आपने यूज़ करते हुए आपने हाउ मैनी ऑफ द रैंडम सैम्पल वुड हैव देयर मीन बिटवीन देम, वो उन्होंने दो मीन दिए हैं। वो कहते हैं कि हाउ मैनी रैंडम सैम्पल्स जो हैं इन मीन्स के मिड में आएंगे। अब हम उस चीज़ को सॉल्व करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट उन्होंने गिवन दिया विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट का। आपको पता चल गया कि इसमें क्या डिफरेंस है और इसमें हमने कैसे सॉल्व करना है और फैक्टर को हमने कैसे सॉल्व करना है, वो चीज़ आपको पता चल गई। अब स्टूडेंट, अगर वो कहते हैं कि आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमारे पास क्या फार्मूला होता है नॉर्मल का, एक्स बार माइनस म्यू दिस वन एंड दिस वन। अब आप इसको लिख लो। हमारे पास देखें हर चीज़ गिवन है ना, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा फाइंड नहीं करना है। 22.40 एंड ये हमने अभी फाइंड किया, तो हमारे पास क्या आता है 0.008 है कि जो दो के दोनों में एक है। अब वो कहते हैं कि आपको टू मीन्स गिवन है, ठीक है। अब वो आपके पास क्या है कि 22.39 एंड 22.42 के दरमियान जो है आपके पास जो रैंडम सैम्पल पॉइंट्स आ रहे हैं, वो आप बताएंगे वो हाउ मैनी, वो कितने हैं, ठीक है। आपने बताने हाउ मैनी ऑफ द रैंडम सैम्पल वुड हैव देयर मीन्स बिटवीन देम, ये दो वैल्यूज़ गिवन है। तो ये तो सिंपली है, आपने क्या करना है कि अपनी वैल्यूज़ को पुट करते जाना है। फॉर द एक्स अगर आपके पास है 22.39 है, तो उसके लिए आपने कैसे सॉल्व करना है, सिंपल इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। Z1 हमारे पास क्या आ जाएगा 22.39 माइनस 22.40 डिवाइडेड बाई 0.008। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -1.25। इसी तरह फॉर द सेकेंड वैल्यू के लिए जो आपके पास क्या है 22.42 है, जब आप सॉल्व करोगे Z2 को तो आपके पास जो सेम आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, ये सिर्फ एक्स बार की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, आपने पुट करनी है और आप इसको लिखोगे तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास कहेंगे 2.50 वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमने लेना है एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। अगर हमने फाइंड करना है तो ये आपने BSc पार्ट 1 जो है उसमें मैंने आपको डीपली डिस्कस करवाया हुआ है, वीडियोज़ हमारे चैनल पे गिवन है, आप इसको देख सकते हो अगर आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इस तरह से मैं इस तरह से ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं करूँगी क्योंकि ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। अच्छा, इसमें आपने स्टूडेंट क्या करना है कि हमारे पास अब इन दोनों के दरमियान का एरिया हमने फाइंड करना है 25 एंड दिस वन। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा जी, हमारे पास आएगा -1.25 से लेकर 0 एंड प्लस ये चीज़ आ जाएगी आपके पास -1.25 से 0 से, फिर 0 से लेकर दिस वन यहाँ तक। या आपके पास जिस तरह एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व आपके पास आ रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ है वो -1.25 है और यहाँ आपके पास क्या है 2.50 है, तो ये जो 0 है तो आपने पहले एरिया यहाँ से यहाँ तक लिया है -1.250 तक और फिर आपने 0 से 2.50 तक। तो आपने इसकी वैल्यूज़ जो है वो टेबल में देखनी है, वो आपके पास आएंगी 3944 प्लस 0.4938। तो ये आपके पास टोटल आ जाएंगे 0.88882।
ये आपके पास क्या आ जाएंगे, वैल्यूज़ आ जाएंगे। तो इस तरह आपके पास जो नंबर जो आप फाइंड कर रहे थे, बट वो कहते हैं एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सैम्पल्स अब आपके पास कितने हैं। ये तो आपके पास आ गई हैं जी प्रोबेबिलिटीज़। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हमारे पास जो थे उन्होंने बता दिया था कि आपके पास जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो आपके पास 300 में कितनी आ रही हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है 300 से, तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी 265। तो आपके पास एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं इन दो मीन्स के दरमियान वो आपके पास 267 है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आई होप स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है या आपको इस क्वेश्चन की कहीं से समझ नहीं आई, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मेन डिफरेंस भी आपको समझ में लग गया है कि हमने पहले क्वेश्चन किया था विद रिप्लेसमेंट का, विदाउट रिप्लेसमेंट का, फिर विद रिप्लेसमेंट का, फिर हमने कंपैरिजन अब इन दोनों का कर लिया कि विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट जो है आपके पास क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। अगर आपको किसी और क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है आप मुझे सेंड कर सकते हो, मैं इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करूँगी। आई होप स्टूडेंट आपको पसंद आया होगा मेरा लेक्चर। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक एग्जांपल्स है, क्योंकि हमने इसे पिछले टॉपिक में भी हमने एग्जांपल को डिस्कस किया था, जिसमें हमने एग्जांपल सॉल्व तो की थी, जिसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन फाइंड किया था ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, बट वो आपके पास था विदाउट रिप्लेसमेंट। अब आपको अगर एग्जांपल में कह दिया जाए कि आपने वेरीफाई करना है, आपको गिवन है क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मैं आपको वही ज़्यादा क्वेश्चंस करवाऊंगी जो आपके एग्जाम्स में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और जो ज़्यादा डिफ़िकल्टी पैदा कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो उनको समझ नहीं आ रहा होता है, तो मैं ज़्यादा उन पर फोकस करती हूँ। अच्छा, फिर एग्जाम्पल अब हम करनी है विद रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का तो आपको सैम्पल पॉइंट्स भी बनाने आ गए थे, बट विद रिप्लेसमेंट के हमने सैम्पल पॉइंट कैसे बनाने हैं वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, आपको x की वैल्यूज़ भी गिवन है एंड प्रोबेबिलिटीज़ भी गिवन है, ठीक है। और आपको वेरीफाई करना है कि सिग्मा x बार इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट n जो है वो इक्वल है। आपने इस चीज़ को वेरीफाई करना है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो फर्स्ट काम करना होता है, जब आपके पास रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको सैम्पल वैल्यूज़ जो हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास देखें कितनी वैल्यूज़ हैं, वी हैव द 3 नंबर्स ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि 3, इसकी पावर क्या होगी 3, तो ये इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा 27। इट्स मीन कि जो आपके सैम्पल पॉइंट्स बनने हैं, जो आपने अपने सैम्पल वैल्यूज़ लेनी है, वो आपके पास कितनी होंगी 3 होंगी, ठीक है। इसका मैं बहुत ही आसान मेथड आपको बताती हूँ, आप फ़ौरन उसको पिक कर लोगे और बहुत इजी है। ये विदाउट रिप्लेसमेंट से ज़्यादा इजी है विद रिप्लेसमेंट के साथ क्वेश्चन। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन कहा गया है कि सपोज आ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द फॉलोइंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो गिवन। If a sample of 3 numbers is taken with replacement, obtain the sampling distribution of sample mean and verify this। and इसको हमने वेरीफाई करना है, ये आपका क्वेश्चन है जिस एग्जांपल्स को हम सॉल्व करने लगे। अब वी हैव टोटल 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं एक्स की, 1, 2 एंड 3। तो मैंने 3 की पावर 3 ली क्योंकि मेरे पास 3 वैल्यूज़ हैं, पॉसिबल जो नंबर हैं। तो जब मैं इसको लूँगी तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी 27। अच्छा, अब मैंने यहाँ एन जो है मतलब वो 3 क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, द नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल साइज जो है वो 3 है, विच कुड बी सिलेक्टेड विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन। द 27 रैंडम सैम्पल विद देयर मीन्स आर गिवन्स। अच्छा, अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, यहाँ तक तो आपको पता है कि आपके पास जितनी वैल्यूज़ हैं आपने उनकी पावर ली और ये आपको पता चल गया कि आपने इतने सैम्पल पॉइंट्स बनाने हैं। अब मैं आपको एक ईजी मेथड बताती हूँ जिस पे आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। देखिए, आपने 27 लिया, 27 को आप फिर 3 पे डिवाइड करूँ तो हाउ मेनी सैम्पल पॉइंट 9, मतलब आपने एक वैल्यूज़ को 9 टाइम लिखना है, एक वैल्यूज़ को 9 टाइम लिखने। अब देखिए, मैंने 27 को डिवाइड किया 3 पे, कितना है 9, मतलब 3 को मैं कितनी बार लिखूँगी 9 टाइम लिखूँगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 3 9 तक मेरे पास क्या आएंगे 3 ही आएंगे। ये मैंने 3 9 टाइम्स लिख ली। इसी तरह नेक्स्ट जो मेरे पास है वो क्या है 6 को भी मैं 9 टाइम्स लिखूँगी। 6 ये कितना 9 टाइम मतलब 18 तक जाएगा। ये मेरे पास 6 भी 9 टाइम्स मैंने लिख दिया। देन 9 जो है लास्ट वन, इसको भी मैं 9 टाइम लिखूँगी तो मेरे पास कहाँ तक जाएगा 27 तक
जाएगा। ये मैंने 9 टाइम लिख दिया। ये बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है। अब देखिए यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि हमने एक वैल्यूज़ ले ली, बट हमारा जो साइज़ है वो 3 सैम्पल्स का, ठीक है, सैम्पल वैल्यूज़ जो है वो 3 हैं। अब हमारे पास क्या है कि फिर आप 3 से डिवाइड करोगे तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, 3। इट्स मीन 3 आने का मतलब क्या है कि अब जो आपके पास वैल्यूज़ हैं आपने उसको 3 टाइम लिखना है। मतलब अब 3 को आपने कितनी टाइम लिखना है, 3 टाइम लिखना है। 6 को कितनी टाइम लिखना है, 3 टाइम लिखना है। 9 को कितनी टाइम लिखना है, 3 टाइम लिखना है। ये हो गया। फिर वही प्रोसेस रिपीट करें, 3 को 3 टाइम, 6 को 3 टाइम, 9 को भी 3 टाइम। अगेन आप रिपीट करो, 3 को 3 टाइम, 6 को 3 टाइम एंड 9 को भी 3 टाइम आपने लिख दिया। अब फिर आप इसको डिवाइड करो 3 पे तो इज इक्वल्स टू 1। अब इट्स मीन कि आपने हर वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा लिखना है। अब मैं यही प्रोसेस इधर कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 अगेन 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9। तो ये हमारे पास क्या आ गई हैं, हमारी सैम्पल वैल्यूज़ आ गई हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। बट हमें क्योंकि हमने वेरीफाई करना है, हमने मीन फाइंड करना है, तो हम जब ये कह देते हैं ना दिस वन, ठीक है, इट्स मीन कि हमें अपना सैम्पल मीन चाहिए। सैम्पल मीन आपको पता है कि आप कैसे फाइंड कर सकते हो। आपके पास जो सैम्पल मीन आएगा आपने इन वैल्यूज़ को ऐड करना है, जमा करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद उसके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 3 है, उनको 3 पे डिवाइड कर देना है तो आपके पास ये मीन आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करते जाना है। मैं इसे ऑलरेडी लिख रही हूँ, 4 5 6 5 6 7 आगे, फिर 4 5 6 4 5 6 अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 6 7 5 6 7 फिर 6 7 8 6 7 8। ये मेरे पास ऑलरेडी सॉल्व है तो आपने इस चीज़ को खुद कैलकुलेटर से सॉल्व करने हैं क्योंकि ये टोटली सिंपल काम है, कैलकुलेशन है, इस वजह से मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। तो जो मेरे पास लिखी हुई है कैलकुलेशन मैं आपको वही लिख कर दे रही हूँ, इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रही क्योंकि आप ये कैलकुलेटर से खुद सॉल्व कर सकते हो। 7 8 9 यहाँ 9 आएगा, मेरे ख्याल में कहीं मिस्टेक होगी है, 8 अगेन 7 9 8 7 8 8 7 6 7 6 5 5 8 7 8 7 6। आपने ये सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, ये तो मेरे पास आ गए हैं सैम्पल मीन, ठीक है। और मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि जब भी आपने सैम्पल वैल्यूज़ बनानी है, क्योंकि जो मेन टारगेट आपके पास होता है वो ये होता है, ठीक है। सैम्पल मीन आप फाइंड कर सकते हो, आपको मीन फाइंड करने आता है कि जो हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं आपने उनको ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 3 करना है, तो आपके पास वो सैम्पल मीन आ जाएगा। मेन आपके पास क्या होते हैं, जो आपने सैम्पल पॉइंट्स बनानी है, सैम्पल वैल्यूज़ लेनी है, वो आपने कैसे लेनी है मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि एग्जाम्पल विद रिप्लेसमेंट का अगर क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट में आपके पास वही चीज़ रिपीट हो रही होती है। जिस तरह x की वैल्यूज 3 है तो 3 को पावर 3 हमने ली है तो इज इक्वल्स टू 27। इट्स मीन कि आपको जो सैम्पल पॉइंट्स बनेंगे वो आपके 27 बनेंगे। अब जो 27 आपके सैम्पल पॉइंट्स बन गए स्टूडेंट, उसमें आपने क्या करना है कि अगर आप उसको 3 से डिवाइड करते हो तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो आपने हर वैल्यू को 9 टाइम लिखना है, जैसे कि मैंने भी लिखा था कि ये 3 भी 9 टाइम लिख दिया, 6 भी 9 टाइम और 9 भी 9 टाइम लिख दिया। फिर आपने 3 से डिवाइड किया तो 3 टाइम है, तो आपने हर वैल्यूज़ को 3 टाइम्स लिखना और यही प्रोसेस एंड तक जारी रखना है। इसी तरह आप फिर 3 से डिवाइड करते हो तो 1, तो आपने हर वैल्यूज़ को एक बार लिखना है। जब आप सैम्पल मीन फाइंड कर लेते हो ना, उसके बाद आपका वर्क शुरू हो जाता है इस पे कि आपने मीन कैसे फाइंड करना है, सिग्मा कैसे फाइंड करना है। अब स्टूडेंट ये मैं रेज़ कर रही हूँ, ठीक है। आपने जो सैम्पल मीन है, जो मैं मीन लूँगी, जिसमें मतलब 3 4 5 जो मेरे पास यहाँ से वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। फिर आपने के पास ये वैल्यूज़ गिवन होंगी क्योंकि मैंने सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, तो आपने यहीं से फिर जिन्हें टैली आप करते हो ना, टैली मार्किंग करते थे कि उनमें से आप वैल्यूज़ देखते थे कि उसकी फ्रीक्वेंसीज कितनी आ रही हैं, तो वो चीज़ आपने फाइंड करनी। अच्छा स्टूडेंट, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करती हूँ।
ताकि मैं आगे लिखूँगी तो आपको समझ आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। इसके लिए अब आपके पास क्या है, x की वैल्यूज़ हैं जो कि आपके पास क्या हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। ये आपके पास क्या आ गया, x की वैल्यूज़ आ गई। अब नंबर ऑफ़ सैम्पल मीन्स जो हमारे पास थे वो हमारे पास क्या थे, वो मैंने आपको लिखकर बताने के। जो 3 हमारे पास आया था ये अब क्या है, नंबर ऑफ़ सैम्पल मीन्स। अब ये बताने कि जितनी टाइम ये आया था आप वो लिख रहे हो, 1, 3, 6, 7, 6, 3, 1। तो ये टोटल अगर आप इसका सम करते हो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 27 टाइम आया था। और आपको पता है कि आपके जो सैम्पल पॉइंट्स हैं वो भी 27 बने थे। इट्स मीन ये आपका ट्रू है। अगर ये 27 नहीं आ रहा है, इट्स मीन कि आपने कोई ना कोई वैल्यू मिस कर दी है, तो आप दोबारा उसको चेक करोगे। इसी तरह प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं, आप प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करते हो, एफ फाइंड करते हो, वो भी फाइंड करना ईजी है। वो आपने क्या करना है कि अगर हमारे पास जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैम्पल वैल्यूज़ जो थी 27 थी, तो 1/27, 3/27, 6/27, 7/27, 6/27, 3/27 एंड 1/27। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जब आप इसका सम करते हो तो इज इक्वल्स टू 1 आता है, और ये आप करोगे तो ये 1 की इक्वल ही आएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, मीन। ठीक है, तो मीन आपके पास क्या होता है, x बार f(x बार), ये आ जाएगा। और हमने वेरिएंस के लिए फाइंड करना है दिस वन, यह आपके पास आ जाएगा। अब जब आप इसे करोगे f(x) को x बार, ये जो आपके पास है, इसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी, ये आपके पास x बार है जो हमने मीन फाइंड किया था। ये तो आपके पास है कि कितनी बार आया था प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करने के लिए। तो आपने क्या करना है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है कि जो हमारे पास सैम्पल मीन आया था और जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, प्रोबेबिलिटीज़ गिवन, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मीन की वैल्यू आएगी। क्या आ जाएगा, 3/27, फिर 12/27, 30/27, 42/27, 6 7s are 42/27, 3 8s are 24/27 एंड 9/27। जब आप इसका सम करोगे तो आपके पास आएगा 162/27। इसी तरह अगेन आपने आप क्या करना है, x बार का स्क्वायर लेना है पहले और फिर उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब 3 का स्क्वायर लोगे तो 9, 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9/27, 48/27, 150/27, 252/27, 294/27, 192/27, 81/27। तो टोटल जो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी वो आपके आएगी, ये चीज़ आपके पास आ गई। अब स्टूडेंट हमारे पास जो मेन वर्क स्टार्ट हो रहा है वो हमने कहाँ से करना है और उसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं अब आपको साथ साथ बताऊंगी। देखिए, हम कहते हैं कि जो हमारे पास म्यू है, मीन ऑफ द सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो हमारे पास क्या होता है, दिस वन होता है। उसको हम कैसे लिखते हैं, मैं आपको पिछली एग्जाम्पल्स में करवा भी चुकी हूँ। तो आपके पास ये क्या होता है, मीन होता है। अब जब आप इसे फाइंड करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन है, हमने काउंट कर लिया। तो वो क्या है, 162 डिवाइडेड बाय 27। जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपके पास आंसर आएगा 6। तो ये हमारे पास एक आंसर तो आ गया। सेकेंड आप फिर करते हो, अगर सिग्मा स्क्वायर इसी का फाइंड कर रहे हो तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास क्या आ जाएंगी, हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी सिग्मा स्क्वायर की वो आएंगी जी, समेशन ऑफ x बार स्क्वायर f(x) माइनस समेशन ऑफ x बार f(x) बार का होल स्क्वायर जो है, इसकी हमने लेनी है वैल्यूज़। तो आप वैल्यूज़ लोगे तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास आएगी 2 आंसर आपके पास, क्योंकि इसकी भी आपके पास वैल्यूज़ गिवन है और आपने इसकी वैल्यूज़ का क्या लेना है, टोटल होल स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेना है तो आपके पास जो वैल्यू आएगी आप इसे सॉल्व करके देखना, वो आपके पास आएगी जी 2। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन हो गई हैं, ठीक है। अब हमने जो चीज़ वेरीफाई करनी थी, वेरिफिकेशन में हमारे पास क्या गिवन था, वेरिफिकेशन में हमारे पास गिवन था कि जी आपने वैल्यूज़ जो फाइंड करनी है, जो वेरीफाई करनी है, वो आपके पास थी ये चीज़, सिग्मा x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट n।
ये हमारे पास वैल्यूज़ आपको गिवन दे दी गई थी कि जी आपने इसको वेरीफाई करना है। अब आपको पता है कि हमारे पास अगर मैं इसको सिंपली सॉल्व करूं तो मेरे पास जो सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n आ जाता है, ठीक है। अब देखिए सिग्मा स्क्वायर मेरे पास क्या है, 6 है। सिग्मा स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। तो 6 अंडर रूट n, n मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास कितनी थी, अंडर रूट अभी नहीं लेती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ से अंडर रूट जो है वो फिनिश कर दिया है, तो मैं इसको सिंपल n ले रही हूँ। तो मेरे पास 3n थे। जब इसको मैं सॉल्व करूँगी तो इट्स 2, ठीक है। तो यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी कि हम कह रहे थे कि जो हमारे पास ये टर्म है वो उस टर्म के क्या है, इक्वल है। मतलब आपने अब क्या कह दिया है कि हमारे पास ये जो टर्म है स्क्वायर वाली सिग्मा स्क्वायर अंडर रूट n, जी अगर हम इसी का लेते हैं अंडर रूट, पॉजिटिव साइड अंडर रूट लेते हैं तो आपके पास ये क्या आ जाएगी, अंडर रूट n। और ये आपके पास किसके इक्वल है, ये इसकी वैल्यूज़ जो है वो 2 के इक्वल थी, तो ये भी अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2। तो ये आपके पास जो वेरिफिकेशन है वो आ जाती है कि ये आपके पास वेरीफाई हो गए। तो ये आपके पास क्वेश्चन द स्टूडेंट एग्जांपल्स थी विद रिप्लेसमेंट के लिए, विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए इससे पिछले एग्जांपल हम कर चुके हैं। फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए कि आपके लिए सिग्मा स्क्वायर के लिए क्या है, फिर आपको वेरीफाई करने के लिए वो कुछ भी दे दें आप कर सकते हो। अगर आपको सिग्मा का फार्मूला आता है, आपको n पता है, आप ये चीज़ फाइंड कर सकते हो, तो आपके लिए कोई भी वेरिफिकेशन जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इजीली उस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो। सिर्फ आपको मेथड जो अपने माइंड में रखना है कि विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट को आपने सॉल्व कैसे करना है, वो चीज़ आपने मस्ट माइंड में रखनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम न्यू एग्जांपल्स के साथ आएंगे जिसमें आपको जो ये आइडियाज़ हैं और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट, आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इस लिहाज से कि इसमें से एग्ज़ाम्स में से भी आपके पास क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। वो हमारे पास टॉपिक जो है उसका टाइटल क्या है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन। हमने जो भी पढ़ा विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, उसमें हमने जितने भी फार्मूलाज को डिस्कस किया, उनका क्वेश्चंस को डिस्कस किया, उनमें हमारे पास एक मीन था और एक स्टैंडर्ड डिविएशन होता था। बट अब आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमने डिस्कस करनी है विद द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स। आपके पास 2 मीन्स होंगे, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन होंगे, फिर आप उनको डिस्कस कैसे करोगे, फार्मूलाज में अप्लाई कैसे करोगे, वो चीज़ अब मैंने आपके साथ डिस्कस करनी। देखिए डिफरेंस बिटवीन मीन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो पॉइंट है आपने क्लियर करना है, फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे। अच्छा, हमारे पास है कि द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिनोट करते हैं हम ऐसे, जिसमें हमारे पास क्या है 2 मीन्स आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन मीन्स, अब हमारे पास कितने मीन्स हैं, हमारे पास एक मीन x⁻1 है माइनस x⁻2। तो ये जो डिफरेंस है ना इनके दरमियान, इसको हम डिनोट कर रहे हैं, म्यू को हमने लिख दिया है, म्यू के साथ हमने साथ ही डिफरेंस को शो किया स्मॉल करके कि हमारे पास x⁻1 माइनस x⁻2 जो है ये हमारे पास शो कर रहा है म्यू डिफरेंस ऑफ बिटवीन द मीन्स इज इक्वल्स द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मीन्स। अब ये इक्वल किसके होता है, हमारे पास म्यू x⁻1 माइनस x⁻2 इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2। और ये वेरिफिकेशन में भी आपके पास ये चीज़ वेरीफाई हमने करनी होगी कि आपके पास जो डिफरेंस ऑफ मीन का म्यू है वो इक्वल होता है 2 म्यू पॉपुलेशन मीन्स जो हैं उनके डिफरेंस के इक्वल होता है। ये चीज़ आप वेरीफाई भी करोगे आगे क्वेश्चंस में, और क्वेश्चंस हम साथ ही सॉल्व करेंगे। तो पहले हमारे पास पहला पॉइंट क्या आ गया है कि द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन x⁻1 माइनस x⁻2 इज डिनोटेड बाय दिस वन। हम इसको इससे डिनोट करते हैं। देन इज इक्वल्स द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मीन्स, जो कि मैंने लिख दिया है कि वो किसके इक्वल होता है, पॉपुलेशन मीन्स के डिफरेंस के इक्वल होता है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन की बात आ रही है तो हम कहते हैं कि द standard deviation of the sampling distribution of x⁻1 and x⁻2 standard error is denoted by। अब हमारे पास स्टैंडर्ड एरर हम कैसे डिनोट करते हैं, सेकंड पॉइंट है इसके लिए कि जो स्टैंडर्ड एरर है हमारे पास उसको हम शो करते हैं दिस वन, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग डिफरेंस ऑफ मीन। तो ये चीज़ जो है हमने लाजिम शो करनी है, ये हमें बताएगा कि हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मीन्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसको हम कैसे शो करते हैं कि हमारे पास आ जाता है जी
क्योंकि अब 2 हमारे पास सिग्मा आ जाएंगे और 2 सैम्पल साइज एंड गिवन होते हैं। क्योंकि हम डिफरेंस बिटवीन मीन डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे पास 2 मीन्स आ जाते हैं, इसी तरह 2 सिग्मा भी आ जाएंगे। तो हमारे पास ये जो है सिग्मा 1 एंड सेकेंड हमारे पास सिग्मा 2 स्क्वायर, इसी तरह n1 एंड n2 ये सैम्पल साइज ऑफ द 1 को शो करें, ये सैम्पल साइज ऑफ द 2 को शो करें। तो ये हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स में सिग्मा जो है हम ऐसे डिनोट कर रहे होते हैं इसको। अच्छा स्टूडेंट, अब एक और पॉइंट आ जाता है कि अगर आपका सिग्मा स्क्वायर जो है, सिग्मा जो है वो इक्वल है, दोनों में इक्वल है, तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो वो भी मैं आपको बता दूँ कि दिस एक्सप्रेशन ऑफ standard error also hold for the finite population when sampling is performed with replacement है। when population standard deviation are equal and both the samples comes from the same population है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि हमारे पास अगर सिग्मा स्क्वायर इक्वल है तो हमारे पास आ जाएगा 1/n + 1/n2 कि हमने क्या कर लिया है, उसको बाहर ले लिया सिग्मा स्क्वायर को। तो ये हमारे पास एक टर्म आ जाती है, ये हमारे पास एक टर्म है। अच्छा स्टूडेंट, एक और चीज़, आप ये सिर्फ फार्मूलाज में आपको भी समझा रही हूँ कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें आपको ये चीज़ डिस्क्राइब करना पड़ जाती है तो फिर आप क्या करोगे। अच्छा, अगर हमारे पास सैम्पल साइज़ भी सेम हो तो फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए हमारे पास 1 and 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 सिग्मा स्क्वायर एंड n। अगर एक ही पॉपुलेशन में सैम्पल साइज भी सेम है, सिग्मा स्क्वायर भी सेम है, देन आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो। तो ये हमारे पास, बट ये हमारे पास कब होगा कि व्हेन n1 भी इक्वल हो n2 के और n2 n के इक्वल हो, ठीक है। तो ये चीज़ जो सैम्पल साइज है वो सारे इक्वल हो और सिग्मा स्क्वायर भी हमारे पास सेम हो, फिर ये हमारे पास फार्मूला यूज़ हो सकता है। अच्छा स्टूडेंट, अब अक्सर ये होता है कि आपके पास जो सिग्मा 1 स्क्वायर है और सिग्मा 2 है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आपके पास क्या होते हैं, अननोन होते हैं, आपके पास वो गिवन ही नहीं होते हैं। तो फिर आप जो शो करते हो, फिर आप फार्मूला लिखोगे। अब हमारे पास आ जाएगा दी स्टैंडर्ड जो हम डेविएशन फाइंड करते हैं, हमारे पास वो आ जाएगा। बट इधर हम सिग्मा को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, S1 के साथ। तो हमारे पास, अगर हमारे पास क्वेश्चन में सिग्मा अननोन है, गिवन नहीं है, इफ़ बोथ द सैम्पल साइज आर लार्ज हैं, देन दे आर रिप्लेस्ड बाय S1 एंड S2, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द रिस्पेक्टिव सैम्पल्स के साथ आ जाते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास सारी सिचुएशन थी विद रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में हमारे पास किस चीज़ का फ़र्क आ जाता है कि हमारे पास आ जाता है जी FPC क्या होता है, फिनाइट पॉपुलेशन करेक्शन जो हमारे पास है, जो हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं। ये चीज़ जो है, जो हम 5% ऑफ द पॉपुलेशन के साथ चेक करके कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन फुलफ़िल हो रही है तो फिर हम उसको लगाते हैं, अगर नहीं हो रही तो फिर हम ये फैक्टर यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ जो है हमने विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए चेक करनी। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट का और सैम्पल साइज़ भी लार्ज है, देन आपके पास ये जो सिचुएशन है ये तो सेम रहेगी, बस एडिशन आपके पास किस चीज़ की हो जाएगी, इस चीज़ की होगी, इस फैक्टर की होगी, FPC फैक्टर की। देखिए हमने जब विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट पढ़ा था उसमें भी हमने यही चीज़ डिस्कस की थी कि विद रिप्लेसमेंट में हमारे पास ये चीज़ सिंपल आ रही थी, बस वहाँ आपके पास एक सिग्मा था, एक म्यू था, ठीक है। बट ये सिर्फ डिफरेंस बिटवीन द मीन्स में ये फ़र्क आ जाता है कि आपके पास सिर्फ मीन्स भी 2 आ जाते हैं, सिग्मा स्क्वायर भी 2 आ जाते हैं, बाकी सेम फार्मूलाज आपके रहते हैं जैसे आप प्रीवियस पढ़ चुके हो। अब विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए आपके पास क्या है, ये सेम रहेगा, सिर्फ आपने चेंजेस करनी है, तो वो कहाँ करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ साथ ही साथ। अब स्टूडेंट, हमारे पास जो चेंजिंग है वो हमने जहाँ करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास सिचुएशन है विदाउट रिप्लेसमेंट की तो फिर आपने इस फैक्टर को ऐड करना है, और ये फैक्टर आपके पास क्या होता है, FPC, जिसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर, हमारे पास ये फैक्टर FPC फिनाइट पॉपुलेशन करेक्शन का जो फैक्टर है उसको सिर्फ और सिर्फ ऐड करेंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, सिचुएशन सेम है इस साइड वाली, ठीक है। ये अक्सर आपको क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए दे दिया जाता है कि जी अब हमने इसे वेरीफाई करना है, और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको एक कराऊंगी क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, N1। अब सिर्फ और सिर्फ आपने अगर ऐड करना है, हमने सेम लिखी है ना सिचुएशन, विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट में सिर्फ डिफरेंस ही यही है कि जो आपके पास ये जो फैक्टर है ना इसको आप ऐड करते हो या ड्रॉप करते हो, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, अगर आपके पास सिचुएशन आ रही है ये वाली,
एन 0.5, अगर तो ये फुलफिल कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ सही आ रही है, मतलब लेस देन आ रही है या ग्रेटर आ रहा है, फिर आप उसे ड्रॉप कर देते हो। अगर ये नहीं आ रहा फिर आपने ये सिचुएशन लिखनी होती है। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, n1 माइनस n1, स्मॉल एन ये लार्जर एन पॉपुलेशन के लिए होते हैं, एंड स्मॉल एन आपके पास क्या है, सैंपल जो आपने सेलेक्ट किए होते हैं उनके लिए आ रहा होता है। तो आपके पास सिर्फ फार्मूले में ये चेंज आएगी कि आपने ये जो FPC है, जो हमारे पास फिनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर है, आपने उसको क्या किया है, ऐड कर दिया है बोथ साइड, बाकी फार्मूला आपके पास सेम था। तो ये तो हमारे पास आगे है विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ तक पहले हमने मीन को डिस्कस किया, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस किया, फिर विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट के फार्मूलाज में क्या फ़र्क है सॉरी, विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट के फैक्टर जो आपके पास फार्मूले आ रहे हैं उनमें क्या फ़र्क है, आपने उसको नोट किया। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, जब आपसे ये पूछ लिया जाए कि जी शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि क्वेश्चंस आपके पास मेजॉरिटी जो आ रहे होते हैं वो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के ही आ रहे होते हैं, और ये तमाम के तमाम, ये भी तो मैं साथ फार्मूला पढ़ा रही हूँ, इनके एग्जांपल्स मैं आगे करवाऊंगी ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो। उसके बाद ही हम आगे अपने प्रोसेस को लेके चलेंगे जो भी हमने करना होगा कवर कोर्स। अच्छा, शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 3rd नंबर पे हमारे पास आ जाता है कि हमने ये 3 पॉइंट अपने माइंड में रखनी है फॉर द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। डिफरेंस बिटवीन मीन वाला तो आपके पास पॉइंट बहुत ज़्यादा इजी था कि आपके पास वो डिफरेंस था बिटवीन द 2 मीन्स। सेकेंड आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन था, फिर विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या फ़र्क था वो भी हमने देख लिया। अब थर्ड जो हमारे पास है कि शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, if the population are normally distributed, the sampling distribution of x bar 1 minus x bar 2 regardless of the sample size with the normal with mean and variance, आपके पास जो mean and variance था उसको लेते हुए सिर्फ और सिर्फ हमने फार्मूला अपना पुट करना है। देखिए आपके पास अब क्या है, डिफरेंस ऑफ मीन्स है, मतलब आपके पास जो भी वैल्यूज़ यूज़ होंगी वो आपके पास 2 वैल्यूज़ यूज़ होंगी क्योंकि आपके डेटा में 2 वैल्यूज़ हैं। इसी तरह μ1 माइनस μ2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास क्या यूज़ होगा, सिग्मा 1 स्क्वायर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर n2। अच्छा स्टूडेंट, अब आपने ये चीज़ माइंड में, हमने जब जी पढ़ते थे ना शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम यही चीज़ पढ़ रहे होते थे माइनस म्यू एंड सिग्मा, ठीक है। अब आपके पास जो सिचुएशन है वो ये है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स है। तो डिफरेंस बिटवीन मीन्स है तो आपने पढ़ा है कि आपके पास यहाँ 2 मीन्स यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ आप रिप्लेस कर दोगे इन दोनों को, ठीक है। इसी तरह सिग्मा स्क्वायर आपने पढ़ा है कि आपके पास 2 सिग्मा है, 2 सैम्पल साइज है, तो आप इसको रिप्लेस करोगे कि आपके पास 2 सिग्मा स्क्वायर आ रही हैं, ठीक है। इसी तरह 2 सैम्पल साइज हैं, तो उन सैम्पल साइज को हमने ऐसे लिखना है, तो ये हमारे पास सिग्मा स्क्वायर भी आ गया। और x जो हमारे पास है वहाँ अब एक x यूज़ नहीं हो रहा बल्कि x बार 1 माइनस x बार 2 यूज़ हो रहा है। तो ये फार्मूला जो है आप शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ से इस फार्मूले को अपने माइंड में रख सकते हो, और ये फार्मूला आपका बार बार यूज़ होगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा जिसमें डिफरेंस ऑफ मीन्स, और आपको एग्जाम्स में ये मेंशन नहीं होता कि ये आपके पास डिफरेंस ऑफ मीन्स बिटवीन द मीन्स का फार्मूला आपने यूज़ करना है, बल्कि आपको खुद जज करना पड़ेगा। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें आपको 2 मीन्स भी गिवन होंगे, सिग्मा भी गिवन होंगे, वो क्वेश्चंस में आपको खुद बता देते हैं, इतना आपको समझ लग जाती है क्वेश्चन करने से कि आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। इंशाल्लाह स्टूडेंट, जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो 3 पॉइंट्स जो आपने अपने माइंड में रखने हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको इसकी एग्जांपल्स कराऊंगी कि अगर आपके पास एग्जाम्स में आ जाता है तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, वो मेथड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। अगर इधर से कोई प्रॉब्लम है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमने कल डिफरेंस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स को डिस्कस किया था, आज हम उसी से रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल्स का जो क्वेश्चन है वो मैं एंड में इस वीडियो के एंड में आपको टैग भी करके बता दूंगी ताकि आपको क्वेश्चन समझ भी आ जाए। बट अभी मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ और क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। अगर आपको क्वेश्चन फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या बोला है, कैसा क्वेश्चन है, तो वो मैं एंड में आपको टैग कर दूँगी, आप वीडियो में देख सकते हो। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन है हमसे पूछा जा रहा है कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल ऑफ साइज n1। आपको क्या गिवन है, n1 गिवन है, जो कि आपके पास क्या है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, n1 आपको गिवन है, जो कि ये कह रहे हैं इज इक्वल्स टू 2 है।
विद रिप्लेसमेंट आपने करना है फॉर द फिनाइट पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ, आपकी जो पॉपुलेशन है वो जो कंसिस्ट है वो कितने नंबर पे है, 4, 6, 8 पे, ठीक है। Similarly, draw all possible random samples of size n2 with replacement of the another finite population के लिए another second population जो हमारे पास population number 2 हमारे पास आ रही है वो हमारे पास क्या है 1, 2 and 3 and same we have the same result है हमारे पास जो n2 है वो हमारे पास क्या है 2 गिवन है, तो ये आपको दे दिया गया है। अच्छा स्टूडेंट, अब मैं आपको ये तो मेरे पास आ गए हैं जी क्वेश्चंस के हम इनको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कि आपने विदाउट रिप्लेसमेंट जो हमारे पास ये n1 गिवन दे दिया कि जी आपने इसे सॉल्व करना है, तो वो मैं अब आपसे डिस्कस करती जाती हूँ। पहले कह रहे हैं फाइंड आपने करने हैं डिफरेंस बिटवीन द पॉसिबल सैम्पल मीन्स ऑफ द टू पॉपुलेशन। सैम्पल मीन्स ऑफ द टू पॉपुलेशंस जो हैं वो आपके पास कैसे आएंगे पहले वो बताने हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास कितने सैम्पल्स बनेंगे पहले वो हमने देखने। हमारे पास इधर कितनी पॉपुलेशन है 1, 2, 3, कितनी है 3 है, तो 3 की पावर क्योंकि हमने 2 सैम्पल विद रिप्लेसमेंट हमने करने तो हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 9। अब आपने इसे बनाना कैसे, आपको ये तो पता चल गया कि आपके कितने सैम्पल वैल्यूज़ बनेंगी, सैम्पल वैल्यूज़ या सैम्पल पॉइंट्स कितने बनेंगे 9 बनेंगे। तो ये मैं लिख देती हूँ आपको जो आपके पास सैम्पल नंबर बनेंगे वो कितने बनेंगे 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये बनेंगे कैसे, विद रिप्लेसमेंट का मेथड है, ठीक है। तो पॉपुलेशन 1 के लिए मैं आपको बताने लगी हूँ सैम्पल वैल्यूज़, और ये किसके लिए है आपके पास पॉपुलेशन 1 के लिए हम कर रहे हैं। तो जो आपके पास पहली वैल्यूज़ बनेंगी, देखिए स्टूडेंट आपके पास क्या है 4, 6, 8 है, ठीक है 4, 6, 8। अब हमने क्या करने हैं कि 3 से डिवाइड कर देना, तो आपके पास जो वैल्यू आएंगी वो आपके पास क्या आ जाएगी 3। मतलब आपने हर वैल्यू को 3 टाइम लिखना है। कितनी टाइम लिखना है 3 टाइम लिखना है। अब मैं वही लिखने जा रही हूँ, देखिए 4 को लिखूँगी पहले 3 टाइम, फिर नेक्स्ट मैं लिखूँगी 6 को 3 टाइम, देन मैं लिखूँगी 8 को 3 टाइम। तो ये मेरे पास सैम्पल जो है फर्स्ट रो पूरी हो गया। सेकंड में फिर इसको 3 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास 1 आ गया। इट्स मीन कि अब आपने इसको 1 टाइम लिखना है। किस तरह लिखना है 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, ये हमारे पास। तो ये जो फर्स्ट हमारे पास सैम्पल वैल्यूज़ थी वो आ गई। अब हमने बनाना है जी x बार 1। x बार 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 5, 6, ये मैंने इनका मीन ले रही हूँ, आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हो। दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, तो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी 6, 7, 8। ये हमारे पास आ गए हैं जी x1 फर्स्ट वाला। अब सेकंड के लिए भी हमने सेम सैम्पल वैल्यूज़ बनानी है। अब हमने बनानी है जी पॉपुलेशन 2 के लिए। तो जो पॉपुलेशन 2 के लिए सैम्पल वैल्यूज़ बनेंगी वो भी सेम मेथड के तहत बनेंगी। हमारे पास क्या है 1, 2, 3 है पॉपुलेशन हमारे पास क्या है सेकेंड 1, 2 and 3 है। आपने इसी तरह देखें 3 की पावर 2 लिया तो आपके पास 9 आ गया। 9 को 3 से डिवाइड किया 3। इस मीन कि आपने पहले इनको 1 मरतबा लिखना है। मेरे पास ये वैल्यूज़ लिखी हुई, मैं इन्हीं को फॉलो कर रही हूँ 1, 1, 1, फिर 2, 2, 2, 3, 3, 3 टाइम लिखे। फिर आपने इन्हें 1 टाइम लिखना है। सेम मेथड आपके, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है ना तो इस वजह से 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब आप इनका मीन फाइंड करोगे जो कि हमारे पास होगा x बार 2। वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, 1.0, 1.5, 2.0, 1.5, 2.0, 2.5, 2.0, 2.5 एंड 3.0। आपके पास लास्ट वन ये 8 तक आए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आपके पास हाँ सॉरी ये आपके पास यहाँ से ये वैल्यूज़ आ रही हैं। मैं थोड़ा सा आगे पीछे वैल्यूज़ को लिखी हूँ। ये अगर मैं रेज़ करके आपको दोबारा लिख दूँ या आप देख लें यहाँ यहीं से ये चीज़ आपके पास ऐसे आएगी। मैंने थोड़ा जल्दी में इसको आगे पीछे करके लिख दिया, लेकिन आपने इस चीज़ को नीट करके और फाइनल शेप देनी है। तो ये तो हमारे पास आ गए हैं 2 मीन्स जो कि हम कह रहे थे कि हमने सॉल्व यही करेंगे ना, एग्जांपल्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन्स है। तो अब हमारे पास 2 मीन्स गिवन है। अब स्टूडेंट हमने इनका डिफरेंस कैसे लेना है वो थोड़ी सी आपके पास लेंथी वर्क हो जाता है, तो उस पर आपने फोकस करना है, क्योंकि हमें कहा है कि फाइंड द पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल मीन्स ऑफ द 2 पॉपुलेशन। 2 पॉपुलेशन के जो मीन्स हैं हमने वो तो फाइंड कर
कर ली हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो काम है वो हमने देखना है कि डिफरेंस ऑफ द मीन्स। अच्छा, डिफरेंस ऑफ मीन्स का मैं थोड़ा सा आपको मेथड बताती हूँ, बाकी मैं आपको सॉल्व किया हुआ दिखाऊंगी और आपने फिर उसे खुद सॉल्व करना है। अपने पास आप जो वर्क करोगे उसमें आपने सॉल्व करना है। अच्छा स्टूडेंट, ये मैंने x बार 1 की जो वैल्यूज़ हैं वो मैं यहाँ लिखूँगी, ठीक है। वो मेरे पास क्या है आप देख लें। x बार 1 4 5 6 7 8 तक है ना, मैं लिख देती हूँ 4 5 6 7 8 मेरे पास यहाँ तक आ रही हैं, ठीक है। बट अब ये अगर आपने वैल्यूज़, क्योंकि हमने ईच एंड एवरी में से फाइंड करना है, तो आप इसको कैसे लिख लो, आप इसको प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस वाइज ही लिख लो। हमारे पास पहले क्या आ रहे हैं 4, फिर हमारे पास क्या है 5, फिर हमारे पास क्या है 6, देन हमारे पास क्या है 5 अगेन 6 7 6 7 8। अब मैंने ये कहाँ से लिखे हैं, ये देखें स्टूडेंट, यहाँ से ये जो x बार मीन वंस थे ना उनको मैंने लिखा है। 4 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर 6 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर 6 लिखा है, 7 6 7 8, ये तमाम जो मीन्स मैंने लिख दिए। अब नेक्स्ट जो मैंने लिखनी है वो मेरे पास ये हैं 1.0, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये 1.0 आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है 1.5 मैंने लिख दिया। नेक्स्ट मेरे पास क्या है 2.0, फिर नेक्स्ट क्या है 1.5, नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा 2.0 एंड फिर 2.5 2.0 2.5 एंड 3.0। ये तमाम सेकेंड मीन्स जो हैं वो भी मैंने यहाँ लिखे। अब आपके पास डिफरेंस आपने जो फाइंड करने हैं इंडिपेंडेंट मीन्स के, वो आपने क्या करना है कि x बार, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यही होता है ना x बार 1 माइनस x बार 2 होता है, ठीक है। मतलब 4 को माइनस करना है 1.0 में से, 4 को आपने माइनस करना है 1.0 में से, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3.0 आ जाएगा। इसी तरह 5 को आपने माइनस करना है 1.0 में से, तो 4.0 आ जाएगा। 6 को माइनस करना है 1.0 में से, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5.0। इसी तरह सो ऑन आपने ये तमाम के लिए काम करना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है 4 को माइनस करना है 1.5 के लिए, ये फुल रो आपने ऐसे ही मुकम्मल करनी है। फिर आपने 4 को माइनस करना है 2.0 में से, फिर इसी तरह आपने यही प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी 2.5, फिर आएगा जी 2.0 2.5। अच्छा, ये ऐसे ही स्टूडेंट आपने वैल्यूज़ जो हैं इनमें से 4 में से ये चीज़ें माइनस कर दी जानी है, 5 में से माइनस करते, तो ये आपके पास जो फुल टेबल है मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, मैं टेबल की आपको फुल शेप दिखा देती हूँ कि आपके पास टेबल की फुल शेप कैसे आएगी, मैं आपको सिर्फ वो बता देती हूँ। स्टूडेंट, ये आपके पास टेबल की फुल शेप आ जाएगी जब x बार 1 में से आप x बार 2 को माइनस करोगे, तो जो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी वो ये होंगी। आप इसको नोट कर सकते हो, देख सकते हो। उससे अगला प्रोसेस जो है वो मैं आपको बोर्ड पे करवाती हूँ आपको, ताकि समझ आ जाए कि आपने ये कैसे फुलफ़िल करना है। इस वजह से ये मैंने आपको दिखाने के लिए ये फुल कैलकुलेशन आपको दिखा दी है। तो आपने x बार 1 और x बार 2 जो मैंने आपको मेथड बताया, आपने उसी मेथड को लेते हुए इस चीज़ को फॉलो करना और ऐसे आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। स्टूडेंट, अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है कि जो आपने x बार 1 माइनस x बार 2 आपने फाइंड किया है, उनमें से आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी, जो डिफरेंस आ जाते हैं इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 1.0, इसी तरह 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 एंड 5.0 5.5 6.0 6.5 एंड 7.0। अच्छा स्टूडेंट, ये वैल्यूज़ आई कहाँ से हैं? जो आपने टेबल अभी इससे प्रीवियस देखा है जिसमें x बार 1 एंड x बार 2 का आपने डिफरेंस लेके उस टेबल को फुल किया है, उसमें जो आपके पास वैल्यूज़ हैं वो आपने लिख ली हैं। ये आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आ रही थी। बट अब ये वैल्यूज़ 1.0 कितनी बार उसमें आ रहा था वो आपने फ्रीक्वेंसीज लिखनी है। अब वो कितनी बार आ रहा था आपके पास, वो आपके पास आ रहा था जी 1 बार, ठीक है। तो आपने उसको 1 लिख दिया। फिर नेक्स्ट आपके पास 2 टाइम आ रहा था, 2.5 जो वो 5 टाइम आ रहा था, 6 टाइम आ रहा था। ये चीज़ आपने देखनी है कि कितनी बार आ रही थी और आपने इसको लिखना है। 10 टाइम फिर ये आ रहा था, फिर 10 टाइम 6 5 2 एंड 1 7 जो है आपके पास 1 टाइम टेबल में आ रहा था। तो ये आपने टैली मार्किंग करके भी आप अपनी फ्रीक्वेंसीज को फाइंड कर सकते हो, और अगर आप टैली मार्किंग नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली इसको देख लेना कि कितनी टाइम आ रहा है, तो आप वो फ्रीक्वेंसीज उसकी लिख दो।
अच्छा, ये तो हमारे पास आ गई हैं फ्रीक्वेंसीज। अब स्टूडेंट हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटीज़, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं अपना जो हमने फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन द मीन, उसके लिए प्रोबेबिलिटीज़ आपके पास क्या होती हैं, x बार 1 माइनस, क्योंकि हम डिफरेंस बिटवीन द मीन्स कर रहे हैं तो मैं ऐसे शो कर रही हूँ। अब प्रोबेबिलिटीज़ आपके पास क्या होती हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है आपके पास 81 है, तो आप तमाम जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको 81 से डिवाइड करते जाओ। तो हम क्या लिख देंगे 1/81, 2/81, 5/81, 6/81, 10/81, 10/81, 13/81, 10/81, 10/81। सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ में आप क्या करते हो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या कर रहे हो, डिवाइड करते जा रहे हो, तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं आ जाएंगी। और आपको पता है ये प्रोबेबिलिटीज़ इज इक्वल्स टू 1 होती है, हमेशा ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है। अब स्टूडेंट हमने इसमें फाइंड करना है, जो चीज़ हमें वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन में गिवन है वो हमने मीन एंड वेरिएंस को करना है। तो आप ये देखें, अगर मैं इसको शॉर्ट करके लिख दूँ, ये डिफरेंस ही है ना, डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स है, तो मैं इसको लिख देती हूँ जी डी एंड एफ डी जो हम फाइंड कर रहे हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ, और डी स्क्वायर एंड एफ डी जो हमारे पास है ये। अच्छा, अब इसमें हमने क्या कर रहे हैं स्टूडेंट कि डी हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन मीन्स, ये वाला कॉलम है, ठीक है, और ये एफ डी जो है हमारे पास है ये फ्रीक्वेंसी शो कर। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो आएगा 1/81, नेक्स्ट 3/81, देन आ जाएगा 10/81, 15/81, 30/81, देन 35/81। ये कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करने वाली हैं, ये आप खुद कर लोगे, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको लिख कर दे रही हूँ, आपको मेथड मीन्स समझ आ जाए। अगर मेथड आपको समझ आ जाता है तो कैलकुलेशन आपके पास कुछ भी है वो आप इजीली उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। 33 एंड 30/81, देन हमारे पास 13/81 एंड 7/81। जब आप इसका सम करोगे तो ये आपके पास आएगा 324 डिवाइडेड बाई 81। इसी तरह आपने एक डी स्क्वायर, अब क्या आपने लेना है, जो डी आपने ली है उसका स्क्वायर लेना है। यहाँ डी का स्क्वायर 1.0 का स्क्वायर लोगे तो आपके पास जो चीज़ आएगी वो आपने लिखनी है। 1.081 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह आपके पास आ जाएगा 4.581 सो ऑन। आप ये जितना भी सॉल्व करोगे यहाँ तक जो इसका आंसर आएगा मैं आपको वो लिख कर बता देती हूँ, वो आपके पास आएगा दिस वन। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ डी का स्क्वायर लेना है, मल्टीप्लाई बाय विद फ्रीक्वेंसीज कर देना और इनके आंसर लिखने हैं तो वो आपके पास आ जाएंगे। अब बेसिकली स्टूडेंट आपको जो वेरीफाई करने के लिए गिवन दिया गया था वो आपको क्या दिया गया था, मैं पहले आपको वो बता देती हूँ। मैं इधर लिख देती हूँ कि आपको इसे क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन लास्ट में आपको इसी वीडियो के लास्ट में टैग करती हूँ, आपने वो भी देख लेना है क्वेश्चन कि आपको इसे क्या पूछा गया था। आपसे जी पूछा गया है कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ है ना, ये हमारे पास इक्वल्स टू इसके इक्वल होना चाहिए, ये चीज़ वेरीफाई करनी है। सेकेंड वेरिफिकेशन हमसे क्या पूछी गई है कि आपने ये जो सिग्मा स्क्वायर आपके पास आएगा ना, ये वाला सिग्मा स्क्वायर, ये आपके पास इक्वल होना चाहिए सिग्मा स्क्वायर 1 and 1 प्लस n 1 एंड सिग्मा स्क्वायर 2, ये सॉरी 2, ये आपके पास इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको वेरिफिकेशन दे दी गई है। अब हमारे पास चीज़ें तो गिवन है तमाम, हमने डी हमारे पास जो ये मैं वैल्यूज़ लिख देती हूँ डी एंड एफ डी में जो हमारे पास आ रहे हैं, जो हमारे पास म्यू हम कहते हैं कि जो हमारे पास क्या है म्यू है डिफरेंस बिटवीन मीन्स का, वो हमारे पास क्या है डी एंड एफ डी है। तो इसका जो सम है वो किसकी इक्वल है, हमारे पास है 3 to 4 एंड 81 जो कि 4 के इक्वल आ रहा है, हमारे पास किसकी इक्वल है 4 के इक्वल है। एंड सिग्मा स्क्वायर जो आप फाइंड करते हो x बार 1 माइनस x बार 2 के लिए, इसके लिए जो सिग्मा स्क्वायर फाइंड करते हो वो आपके पास क्या होता है समेशन ऑफ डी स्क्वायर एफ डी माइनस समेशन ऑफ डी एफ डी का होल स्क्वायर, ये आपके पास होता है सिग्मा स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करते हो तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास आएगा जी 5/3। अब यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमने चीज़ सॉल्व करनी है और देखनी है वो हमारे पास क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ सॉल्व करके, क्योंकि हमें वेरिफिकेशन के क्वेश्चन जो हैं एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आपको लेंथी क्वेश्चंस में ये आपके पास क्वेश्चन
बहुत बार आते हैं, तो इस वजह से आपने इनका मेथड माइंड में रखना है। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि हमने फाइंड करने हैं, ये चीज़ तो हमने फाइंड कर ली कि म्यू भी आप पता चल गया, हमने इस साइड वाली तमाम चीज़ें पता कर ली कि हमारे पास जो म्यू है वो समेशन ऑफ डी एफ डी की इक्वल होता है, जो कि 4 आ रहा है। सिग्मा स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है समेशन ऑफ डी स्क्वायर एफ डी माइनस समेशन ऑफ डी एफ डी का होल स्क्वायर। तो ये हमने फाइंड कर लिया, जो कि आपके पास किसकी इक्वल आ रहा है, 5/3 की इक्वल आ रहा है। अब आपने करना है कि μ1 एंड μ2 लेना है। μ1 लेना बहुत ईजी है, आपको पता है कि आपके पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है। हमारे पास क्या थी 4, 6 + 8 एंड 3 डिवाइडेड बाय, तो हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। μ2 हमारे पास क्या था, हमारे पास था 1 + 2 + 3 एंड डिवाइडेड बाय 3 = 2 आ गया। अब हमने पहले जो वेरिफिकेशन करनी है, जो हमें कहा गया है, तो हमें कहते हैं कि जी आपके पास μx⁴1 - x⁴2 = μ1 - μ2 की इक्वल होना चाहिए। तो आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये कितनी आई हैं, आपके पास 4 है, यहाँ वाली साइड 4 है। ये μ1 कितना है 6 माइनस μ2 कितना है 2, तो ये 4 = 4। तो जो आपके पास फुल 1 जो आंसर था, जो आपको फर्स्ट ये गिवन था कि आपने ऐसे वेरीफाई करना है, तो वो आपके पास क्या हो गया, वेरिफिकेशन ट्रू हो गई है कि इसका आंसर आपके पास किसकी इक्वल आ गया, 4 = 4 की इक्वल आ गया। तो ये आपके पास ट्रू है, आपने इसको वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट आपने अब सेकंड पॉइंट इनको वेरीफाई करना है। इसमें आपको क्या चीज़ ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है जी σ1² की σ2² की। सिग्मा लेना आपको आता है, सिग्मा आप कैसे लेते हो, अगर मैं σ1 को सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ अगर मैं सॉल्व कर रही हूँ फॉर एग्जांपल ये मैं σ1², तो इनका मैं स्क्वायर ले लूँगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा ये आ जाएगा जी 4 तो इनका आपके पास 6 जो है वो म्यू आ गया, तो म्यू में से आप माइनस करते जाओगे 6 - 6 का होल स्क्वायर +8 - 6 का होल स्क्वायर। आप इसे सेकंड सिग्मा को दूसरा फार्मूला लगा के भी यूज़ कर सकते हो और पता चल जाएगा आपको कि क्या है। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा 8/3। इसी तरह σ2² के लिए अगर आप करोगे तो वो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 2/3 आ जाएगी। या हमने सिंपल, अगर आपको स्टूडेंट ये मेथड मुश्किल लग रहा है तो आप सिग्मा के लिए ये वाला भी मेथड यूज़ कर सकते हो, x² / n माइनस समेशन ऑफ x / n का होल स्क्वायर, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर आप इनका स्क्वायर लेते जाना। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हो कि हम x माइनस, ये हम जो यूज़ करते थे कि x माइनस म्यू जो हम लेते हैं और इसमें से माइनस करते जाते हैं, तो वो मैंने किया कि x की वैल्यूज़ को म्यू, जो आपके पास म्यू आया था 6 में से क्या करती गई, माइनस करती गई और उसका स्क्वायर लेती गई, होल स्क्वायर लेती गई। तो ये मेरे पास σ² की वैल्यूज़ आ गई हैं। मेरे पास σ² की क्या वैल्यूज़ हैं, दोनों सिग्मास की मैं आपको वैल्यूज़ लिख देती हूँ। σ1² की जो वैल्यू है वो आपके पास है जी 8/3 एंड σ2² की जो वैल्यू है वो आपके पास आ रही है 2/3। अब हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करना है कि हमारे पास क्या है, σx⁴1 - x⁴2 का स्क्वायर, σ1² n 1। अब इसमें हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाता है कि आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास क्या आ जाएंगी जी, σ1² की आपके पास वैल्यू है 8/3 और हमारे पास ये क्या है, जो n1 है वो आपके पास है जी, साथ ही हम लिख देंगे 1/2, आपके पास क्या है 1/2 है, प्लस इसी तरह हमारे पास क्या है 2/3 एंड हमारे पास क्या है 1/2 आपके पास वैल्यूज़ आ गई। अब आपने इसे अगर सॉल्व करते हो तो ये आपके पास जो आंसर आएगा, आपके पास आएगा 4/3 प्लस आपके पास आएगा 1/3 = 5/3। और आप देखेंगे ये साइड जो हमने सॉल्व की थी पहले, वो भी आपके पास आंसर किसके इक्वल आ रहा था, 5/3 का। इट्स मीन जो ये आपके पास आंसर आए हैं ये इक्वल है, तो ये वेरिफिकेशन आपके पास क्या हो गई है, ट्रू हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। अब मैं क्वेश्चन एक नज़र आपको बता देती हूँ कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट में आपको इस वीडियो में टैग कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। स्टूडेंट ये आपके पास क्वेश्चन है, Draw all possible random sample of size n with replacement of the finite population consisting, ये population आपको given थी। आपसे पूछा गया था कि हमने फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल मीन्स ऑफ टू पॉपुलेशन।
फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ से आपके मीन एंड वेरिएंस का फाइंड करने का बताया गया था, और जो चीज़ वेरीफाई करनी थी वो आपसे ये चीज़ पूछी गई थी कि आपने इस चीज़ को वेरीफाई करना है, जो कि हमने वेरीफाई किया है और वो ट्रू आई है। और वेरिफिकेशन के क्वेश्चन जो है आपके पास बहुत ज़्यादा आते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कहीं प्रॉब्लम है या आपको समझ नहीं आ रहा, आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं इंशाल्लाह आपको अगर एक्सरसाइज में भी आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करवाऊंगी। आप मुझे साथ साथ कमेंट्स में बताते रहिएगा, अपडेट रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट ये एक एग्जांपल है जो मैंने आपको सॉल्व करवानी है। इस एग्जांपल्स का जो क्वेश्चंस है वो मैंने थोड़ा सा कैमरे के आगे किया था ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि मैं बोल के बता रही होती हूँ तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को अक्सर कन्फ्यूज़न रह जाती है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखाया। चाहे क्वेश्चन में आपसे क्या है कि अक्सर ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपसे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि कार बैटरीज प्रोड्यूस बाय द कंपनी ए हैव द मीन लाइफ म्यू इज इक्वल्स टू μ1। आपको देखिए पॉपुलेशन ए की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको गिवन है। अब म्यू आपको गिवन है, जो कि आपको क्या गिवन है, μ1 इज इक्वल्स टू 4.3 ईयर्स आपको μ1 गिवन है फॉर द पॉपुलेशन ए के लिए। ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.6 ईयर्स, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है, वो आपको क्या है 0.6 गिवन है। देन and a similar battery produced by the company B have the mean life, और produced जो आपके पास कंपनी 2 कर रही है उसकी जो मीन लाइफ है वो आपके पास क्या है 4.0 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपके पास गिवन है वो आपको 0.4 गिवन है। देन वो आपको क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम सैंपल ऑफ 49 बैटरीज फ्रॉम द कंपनी ए। तो N1 आपके पास क्या है 49 एंड N2 आपको भी गिवन होगा। वो कह रहे हैं कि N1 इज़ 49 एंड देन द मीन लाइफ ऑफ द कंपनी बी जो है वो आपके पास 36 बैटरीज फ्रॉम द कंपनी बी है, जो कि आपके पास क्या है 36 है। अब आपने फाइंड करना है जी, फाइंड आपने जो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम सैंपल, हमने प्रोबेबिलिटीज़ इनकी बतानी ऑफ द रैंडम सैंपल। हमें ये जो चीज़ें गिवन हैं जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आई हैं वो हमें क्वेश्चंस में ही गिवन है। क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो से पहले शो भी किया है, तो स्टूडेंट आप क्वेश्चंस को पहले गौर से पढ़िएगा, उनमें से ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ये तमाम चीज़ें आपके पास गिवन है। अब आपने करना क्या है, सोल्यूशन क्या करना है। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि आपने जो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जब भी आपने फाइंड करनी होती है, डिफरेंस बिटवीन द मीन्स, वो आपके पास क्या फार्मूला होता है, आपके पास फार्मूला होता है जी x⁴ माइनस x⁴, जैसे कि मैं आपको ये प्रीवियस 2 वीडियोस जो मैंने आपको पढ़ाई हैं वो इसी से रिलेटेड थी, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये फार्मूला हमारे पास कैसे आता है और इसको हमने कैसे लेना है कि जब हमारे पास एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपने फिर ये फार्मूला यूज़ करना है। अब स्टूडेंट इसके लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मीन भी रिक्वायर होना चाहिए, ठीक है, मीन का पता होना चाहिए, फिर आपको ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए। मीन आपके पास कैसे आ जाएगा कि आपने क्या है कि जो μx⁴ ये हमारे पास होता है, ये μ1 माइनस μ2 की इक्वल होता है। तो अब हमारे पास म्यूज़ तो गिवन है, μ1 क्या गिवन है 4.3 है, माइनस μ2 क्या है 4.0 है। तो आप इजीली इसको कंक्लूड कर सकते हो कि आपके पास क्या आ जाएंगे 0.3 ईयर्स जो है आपके पास आ गए हैं फॉर द म्यू यहाँ के लिए। अब नेक्स्ट आपको कहते हैं कि जी आपने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन आपको पता है कि जो आप फार्मूला यूज़ करते हो वो आपने कैसे फाइंड करना है कि आपने इन दोनों के लिए सेपरेट स्टैंडर्ड डिवीएशन लेने हैं, और वो आपको सिंपली फाइंड करने आते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड डिवीएशन जो है हम पहले ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, और सिग्मा स्क्वायर इनमें गिवन है, इसमें आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिग्माज आपके पास गिवन है, आपने इनके सिर्फ और सिर्फ क्या ले लेने हैं स्क्वायर लेने हैं। सिग्मा 1 भी गिवन है, सिग्मा 2 भी गिवन है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप स्क्वायर लोगे तो 0.36 49 प्लस 0.13 एंड 36 आपके पास आ जाएगा। तो जो टोटल आएगा वो आपके पास होगा जी 86 ईयर्स, आपके पास ये टोटल आ गया, ठीक है। अब आपके पास सिग्मा म्यू भी गिवन है, सिग्मा भी गिवन है, तो अब आपने सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यूज़ में पुट करना है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू की जगह आप क्या लिख दोगे और सिग्मा की जगह आप क्या लिख दोगे, सिर्फ और सिर्फ उनकी
वैल्यूज़ को लिखना है। अब देखिए हमारे पास यहाँ जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ जाएगी 0.3 जो हमने फाइंड किया, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 0.1086 ईयर्स जो हैं वो आ गए हैं। अब आपने जो फाइंड करना था वो आपको कह रहे थे कि आपने एटलीस्ट 5% ईयर्स मोर द लाइफ ऑफ मीन लाइफ ऑफ द सैम्पल ऑफ 36 बैटरी फ्रॉम द कंपनी बी। आपको जो गिवन दिया गया था वो 0.5 गिवन दिया गया था कि आपने इतनी लाइफ टाइम जो है इनका निकालना है, ट्रांसफ़र करना है, या हमने देखने के कितना आएगा। तो हमने अब हमारे पास ये भी गिवन है 0.5 जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, तो आप इसको कैसे करोगे 0.5 माइनस 0.3 0.1086। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो 1.84 आएगा। अब ये तो आपके पास आ गया 1.84 आपके पास आंसर आ गया, बट अभी आपने शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब कर रहे हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, आपने इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। और वो आपने कैसे करना है कि जब शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है डिफरेंस ऑफ मीन्स में, तो आपने इसको सॉल्व करना है जी 0.5 जो हमारे पास जी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1.84, वो कहते हैं इससे ग्रेटर देन होना चाहिए, 0.5 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, तो इस वजह से हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। क्वेश्चन आपको मेंशन है, क्वेश्चन को आप देखकर ये चीज़ बता सकते हो कि ये हमने कैसे करनी है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमारे पास क्या है कि 0.5 माइनस P0Z। अब ये मैं कैसे करूँ ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर हमने किया था, उसमें भी क्लियरली अब मैंने आपको ये चीज़ें डिस्क्राइब की थी, लेकिन मैं आपको अगेन समझा देती हूँ कि हमारे पास क्या होता है कि यहाँ जो वैल्यू है वो 0.3 आ रही है, यहाँ हमारे पास कहीं आ रहा है 0.5, तो ये जो हमारे पास जी की वैल्यू है ना यहाँ 0 एंड यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है 1.84, ये जी की वैल्यू यहाँ डिस्क्राइब हो रही है। वो कहते हैं आपके लिए इसे मोर देन फाइंड करना है, ये चीज़ फाइंड करनी है। अब आपने ये चीज़ कैसे फाइंड करनी है कि ये साइड हमारे पास फुल किससे है, कितनी होती है 0.5। आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये बोथ साइड 0.05 जो है और एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये 0.5 को मैंने माइनस करके 0 से 1.8 तक मैंने वैल्यूज़ लेके इसको माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.4671। आप इसे टेबल में से वैल्यू देखोगे तो ये आपके पास जो है वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो आपके मोर देन वैल्यूज़ आप फाइंड करना चाह रहे हो वो आपके पास आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट अक्सर आपके एग्जाम्स में आते हैं। आपने ऐसे क्वेश्चंस को एक्सरसाइज में से भी निकालने हैं कि जो आपकी एक्सरसाइज में हो, आपने उन पर प्रैक्टिस करनी है, और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो आपने मुझे क्वेश्चंस नंबर लिखकर बताने, इंशाल्लाह मैं आपको वो भी सॉल्व करके बताऊंगी। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है या किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, मैं अगेन आपको कह रही होती हूँ कि अगर आपको कहीं से कन्फ्यूजन है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपके क्वेश्चंस, आपकी प्रॉब्लम्स को नोट कर लेती हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ बना के उनको अपलोड कर देती होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक एग्ज़ाम्पल है जिसका मैंने अभी आपको एक पिक दिखाई है। इस एग्ज़ाम्पल में आपको क्या बताया गया है, आपने क्या करना है। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आ रहे होते हैं, तो मैंने ये एग्ज़ाम्पल एक चूज़ किया आप लोगों के लिए कि इससे रिलेटेड जो आपके पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप को मैं एग्ज़ाम्पल समझाती हूँ, इंशाल्लाह इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हैं और आपको उनमें प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए, मैं उनका सलूशन भी आपको करके बताऊंगी। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास एग्जांपल क्या है, मैंने पहले एक पिक दी है स्टार्टिंग में। आपको क्वेश्चन आपके पास होगा, आपने देख लेना है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये इस वजह से वाज़िया करवा देती हूँ कि आपको क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि मैं बोल रही होती हूँ तो बोलने से शायद आपको इतनी समझ ना आए जितना आपको देखने से समझ आ जाएगी। अ कंस्ट्रक्शन कंपनी has 310 employees who have an average annual salary of 24,000. The standard deviation of the annual salary is 5,000. In a random sample of 100 employees, what is the probability that average salary will exceed the 24,500? अब स्टूडेंट हमसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन में आपको मीन गिवन है, आपको मीन उन्होंने खुद बता दिया कि जो एवरेज एनुअल सैलरी है वो आपके पास क्या है 24,000।
तो इसमें हमें मीन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी मीन गिवन है। फिर उन्होंने क्लियरली आपको बता दिया कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द एनुअल सैलरीज है वो भी आपके पास क्या है 5000 है। तो इट्स मीन कि आपके पास जो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन था वो भी आपके पास क्या है 5000 है। बट आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब आप कर रहे होते हो फॉर द शेप ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको चाहिए होता है, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड होती है वो आपको ये मीन सैम्पलिंग का एंड सिग्मा एक्स बार ये आपको चाहिए होता है। बट यहाँ हमें सिर्फ सिग्मा गिवन है। अब हमने खुद फाइंड करना है कि हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड हमने फाइंड, आपको कैसे पता चलेगा स्टूडेंट, ये विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है। देखिए उन्होंने ग्रेटर एन भी दे दिया, उन्होंने कहा कि आपके पास जो ग्रेटर एन है वो आपके पास क्या है 300 है। इट्स मीन इधर विदाउट सिचुएशन लग रही है, विदाउट की सिचुएशन लग रही है, बट वो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हमारे पास ऐसे होता है, ये आपके पास होता है जी फार्मूला n माइनस n एंड n माइनस 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक एग्ज़ाम्पल है जिसका मैंने अभी आपको एक पिक दिखाई है। इस एग्ज़ाम्पल में आपको क्या बताया गया है, आपने क्या करना है। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आ रहे होते हैं, तो मैंने ये एग्ज़ाम्पल एक चूज़ किया आप लोगों के लिए कि इससे रिलेटेड जो आपके पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप को मैं एग्ज़ाम्पल समझाती हूँ, इंशाल्लाह इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हैं और आपको उनमें प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए, मैं उनका सोल्यूशन भी आपको करके बताऊंगी। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास एग्जांपल क्या है, मैंने पहले एक पिक दी है स्टार्टिंग में, आपको क्वेश्चन आपके पास होगा, आपने देख लेना है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये इस वजह से वाजिया करवा देती हूँ कि आपको क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि मैं बोल रही होती हूँ तो बोलने से शायद आपको इतनी समझ ना आए जितना आपको देखने से समझ आ जाएगी। अ कंस्ट्रक्शन कंपनी has 310 employees who have an average annual salary of 24,000. The standard deviation of the annual salary is 5,000. In a random sample of 100 employees, what is the probability that average salary will exceed the 24,500? अब स्टूडेंट हमसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन में आपको मीन गिवन है, आपको मीन उन्होंने खुद बता दिया कि जो एवरेज एनुअल सैलरी है वो आपके पास क्या है 24,000। तो इसमें हमें मीन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी मीन गिवन है। फिर उन्होंने क्लियरली आपको बता दिया कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द एनुअल सैलरीज है वो भी आपके पास क्या है 5000 है। तो इट्स मीन कि आपके पास जो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन था वो भी आपके पास क्या है 5000 है। बट आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब आप कर रहे होते हो फॉर द शेप ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको चाहिए होता है, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड होती है वो आपको ये मीन सैम्पलिंग का एंड सिग्मा एक्स बार ये आपको चाहिए होता है। बट यहाँ हमें सिर्फ सिग्मा गिवन है। अब हमने खुद फाइंड करना है कि हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड हमने फाइंड, आपको कैसे पता चलेगा स्टूडेंट, ये विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है। देखिए उन्होंने ग्रेटर एन भी दे दिया, उन्होंने कहा कि आपके पास जो ग्रेटर एन है वो आपके पास क्या है 300 है। इट्स मीन इधर विदाउट सिचुएशन लग रही है, विदाउट की सिचुएशन लग रही है, बट वो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हमारे पास ऐसे होता है, ये आपके पास होता है जी फार्मूला n माइनस n एंड n माइनस 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक एग्ज़ाम्पल है जिसका मैंने अभी आपको एक पिक दिखाई है। इस एग्ज़ाम्पल में आपको क्या बताया गया है, आपने क्या करना है। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आ रहे होते हैं, तो मैंने ये एग्ज़ाम्पल एक चूज़ किया आप लोगों के लिए कि इससे रिलेटेड जो आपके पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप को मैं एग्ज़ाम्पल समझाती हूँ, इंशाल्लाह इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हैं और आपको उनमें प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए, मैं उनका सोल्यूशन भी आपको करके बताऊंगी। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास एग्जांपल क्या है, मैंने पहले एक पिक दी है स्टार्टिंग में, आपको क्वेश्चन आपके पास होगा, आपने देख लेना है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये इस वजह से वाजिया करवा देती हूँ कि आपको क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि मैं बोल रही होती हूँ तो बोलने से शायद आपको इतनी समझ ना आए जितना आपको देखने से समझ आ जाएगी। अ कंस्ट्रक्शन कंपनी
has 310 employees who have an average annual salary of 24,000. The standard deviation of the annual salary is 5,000. In a random sample of 100 employees, what is the probability that average salary will exceed the 24,500? अब स्टूडेंट हमसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन में आपको मीन गिवन है, आपको मीन उन्होंने खुद बता दिया कि जो एवरेज एनुअल सैलरी है वो आपके पास क्या है 24,000। तो इसमें हमें मीन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी मीन गिवन है। फिर उन्होंने क्लियरली आपको बता दिया कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द एनुअल सैलरीज है वो भी आपके पास क्या है 5,000 है। तो इट्स मीन कि आपके पास जो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन था वो भी आपके पास क्या है 5,000 है। बट आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब आप कर रहे होते हो फॉर द शेप ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको चाहिए होता है, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड होती है वो आपको ये मीन सैम्पलिंग का एंड सिग्मा एक्स बार ये आपको चाहिए होता है। बट यहाँ हमें सिर्फ सिग्मा गिवन है। अब हमने खुद फाइंड करना है कि हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड हमने फाइंड, आपको कैसे पता चलेगा स्टूडेंट, ये विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है। देखिए उन्होंने ग्रेटर एन भी दे दिया, उन्होंने कहा कि आपके पास जो ग्रेटर एन है वो आपके पास क्या है 300 है। इट्स मीन इधर विदाउट सिचुएशन लग रही है, विदाउट की सिचुएशन लग रही है, बट वो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हमारे पास ऐसे होता है, ये आपके पास होता है जी फार्मूला n माइनस n एंड n माइनस 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक एग्ज़ाम्पल है जिसका मैंने अभी आपको एक पिक दिखाई है। इस एग्ज़ाम्पल में आपको क्या बताया गया है, आपने क्या करना है। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आ रहे होते हैं, तो मैंने ये एग्ज़ाम्पल एक चूज़ किया आप लोगों के लिए कि इससे रिलेटेड जो आपके पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप को मैं एग्ज़ाम्पल समझाती हूँ, इंशाल्लाह इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हैं और आपको उनमें प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए, मैं उनका सोल्यूशन भी आपको करके बताऊंगी। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास एग्जांपल क्या है, मैंने पहले एक पिक दी है स्टार्टिंग में, आपको क्वेश्चन आपके पास होगा, आपने देख लेना है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये इस वजह से वाज़िया करवा देती हूँ कि आपको क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि मैं बोल रही होती हूँ तो बोलने से शायद आपको इतनी समझ ना आए जितना आपको देखने से समझ आ जाएगी। अ कंस्ट्रक्शन कंपनी has 310 employees who have an average annual salary of 24,000. The standard deviation of the annual salary is 5,000. In a random sample of 100 employees, what is the probability that average salary will exceed the 24,500? अब स्टूडेंट हमसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन में आपको मीन गिवन है, आपको मीन उन्होंने खुद बता दिया कि जो एवरेज एनुअल सैलरी है वो आपके पास क्या है 24,000। तो इसमें हमें मीन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी मीन गिवन है। फिर उन्होंने क्लियरली आपको बता दिया कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द एनुअल सैलरीज है वो भी आपके पास क्या है 5,000 है। तो इट्स मीन कि आपके पास जो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन था वो भी आपके पास क्या है 5,000 है। बट आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब आप कर रहे होते हो फॉर द शेप ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको चाहिए होता है, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड होती है वो आपको ये मीन सैम्पलिंग का एंड सिग्मा एक्स बार ये आपको चाहिए होता है। बट यहाँ हमें सिर्फ सिग्मा गिवन है। अब हमने खुद फाइंड करना है कि हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड हमने फाइंड, आपको कैसे पता चलेगा स्टूडेंट, ये विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है। देखिए उन्होंने ग्रेटर एन भी दे दिया, उन्होंने कहा कि आपके पास जो ग्रेटर एन है वो आपके पास क्या है 300 है। इट्स मीन इधर विदाउट सिचुएशन लग रही है, विदाउट की सिचुएशन लग रही है, बट वो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हमारे पास ऐसे होता है, ये आपके पास होता है जी फार्मूला n माइनस n एंड n माइनस 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक एग्ज़ाम्पल है जिसका मैंने अभी आपको एक पिक दिखाई है। इस एग्ज़ाम्पल में आपको क्या बताया गया है, आपने क्या करना है। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आ रहे होते हैं, तो मैंने ये एग्ज़ाम्पल एक चूज़ किया आप लोगों के लिए कि इससे रिलेटेड जो आपके पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप को मैं एग्ज़ाम्पल समझाती हूँ, इंशाल्लाह इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हैं और आपको उनमें प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए, मैं
उनका सोल्यूशन भी आपको करके बताऊंगी। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास एग्जांपल क्या है, मैंने पहले एक पिक दी है स्टार्टिंग में, आपको क्वेश्चन आपके पास होगा, आपने देख लेना है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये इस वजह से वाज़ेह करवा देती हूँ कि आपको क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि मैं बोल रही होती हूँ तो बोलने से शायद आपको इतनी समझ ना आए जितना आपको देखने से समझ आ जाएगी। अ कंस्ट्रक्शन कंपनी has 310 employees who have an average annual salary of 24,000. The standard deviation of the annual salary is 5,000. In a random sample of 100 employees, what is the probability that average salary will exceed the 24,500? अब स्टूडेंट हमसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन में आपको मीन गिवन है, आपको मीन उन्होंने खुद बता दिया कि जो एवरेज एनुअल सैलरी है वो आपके पास क्या है 24,000। तो इसमें हमें मीन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी मीन गिवन है। फिर उन्होंने क्लियरली आपको बता दिया कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द एनुअल सैलरीज है वो भी आपके पास क्या है 5,000 है। तो इट्स मीन कि आपके पास जो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन था वो भी आपके पास क्या है 5,000 है। बट आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब आप कर रहे होते हो फॉर द शेप ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको चाहिए होता है, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड होती है वो आपको ये मीन सैम्पलिंग का एंड सिग्मा एक्स बार ये आपको चाहिए होता है। बट यहाँ हमें सिर्फ सिग्मा गिवन है। अब हमने खुद फाइंड करना है कि हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड हमने फाइंड, आपको कैसे पता चलेगा स्टूडेंट, ये विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है। देखिए उन्होंने ग्रेटर एन भी दे दिया, उन्होंने कहा कि आपके पास जो ग्रेटर एन है वो आपके पास क्या है 300 है। इट्स मीन इधर विदाउट सिचुएशन लग रही है, विदाउट की सिचुएशन लग रही है, बट वो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हमारे पास ऐसे होता है, ये आपके पास होता है जी फार्मूला n-n and n-1।